Three, two, one. Naveen Kumar, one of the rising rap stars of India, after very, very, very long time. इतने साल तुमने मुझे रुकाया. Finally, you are here on Snap Azadi. I am so excited to have you. Or Vandit. I'm with Vandit at one of those podcasts that I look forward to, and I really enjoy listening to the curation and everything. And रही बात इतने साल रुकने की, मैं खुद मतलब आई गेस हम लोग लास्ट ईयर हम लोगों ने प्लान करना शुरू किया था और अब जाके कनेक्ट हुआ है, जिसमें कि मैं मेरा आलस भी है कुछ और कुछ ये भी है कि आते जाते मतलब जैसे अभी ऑफिस के साथ और म्यूजिक और ये सब में वो चीज हो नहीं पा रही थी, बट अब मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि इस साल जो है मैं वंदित के साथ कनेक्ट करूंगा और एक वक्त बोल के और उसी वक्त पे हम लोग इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि इट्स इट्स अ प्लेजर टू बी विथ यू। अरे नहीं नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन नवीन. हाँ, हम लोग ट्राई करते रहते हैं ना. आई थिंक इसमें किसी की गलती नहीं है. इट इज जस्ट बीच में मेरा भी ऐसा होता है कि बहुत सारे एपिसोड्स नहीं आते. तो आई थिंक हम कंटेंट क्रिएटर्स का थोड़ा सा रहता है कि हमारा मूड रहता है, हम तभी करते हैं. बट तुमको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा दोस्त. तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी जब बन जाओगे तो भूलोगे नहीं हमको. अरे यार ये क्या तुम बातें कर रहे हो, मतलब ये तो यार मेरे को तो आई कम फ्रॉम द पीपल that I like who have been with me from the journey जब शुरू हुई, और मुझे तो ऐसा कुछ लगता भी नहीं है यार, मतलब मैं मैं उस दिन बात कर रहा था कि अभी कुछ टाइम पहले जब मैं अपने पेरेंट्स से जैसे पैसे नहीं लेता था, तो 10,000 रुपए कुछ मेरी इंटर्नशिप थी, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और मैं इंटर्नशिप कर रहा था कहीं पे। तो वो मैं ना उस वक्त एक बार मेरे को लगा कि मेरी चप्पल एक बार टूट गई थी, कोल्हापुरी चप्पल थी, और मैंने पहली बार जिंदगी में चप्पल सिलवाई ही होगी वो। तो फिर मैंने सिलवा के पहनी, तो मैंने सोचा यार उस वक्त मुझे थोड़ी अहमियत महसूस हुई, मैं ग्रामीण सेवा पे जाता था लटक के, और काफी काफी सही टाइम था वो सिखाने के लिए। तो लेकिन आज भी अगर मेरे को मैं अगर आज मतलब एक्सेस है चीजों को, तो आज भी अगर मुझे कोई बोले ना कि चप्पल पहन के ग्रामीण सेवा में निकल जा, तो मैं उतनी आसानी से निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं आई गेस मेरे को ना शोशाबाजी जो है ना ल्योर नहीं कर पाती इतना ज्यादा कि अगर आगे भी और लोग भी जुड़ते हैं, तो आई एम स्टिल विथ माय पीपल। आई एम व्हाट आई एम इज बिकॉज कि वो मजा ही उस चीज में है यार, जो लोग हैं ना अपने, उनके साथ ही तो मजा है। तो कहाँ अकेलेपन में कौन स्टार, कहाँ का स्टार। सही बात है. ये तो तुमने सही कहा नवीन. मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई थी क्लब हाउस पे ही, जब हम कुछ कुछ सेशंस करते रहते थे. एक डेढ़ साल पुरानी बात है. आई थिंक 2021 की टाइम की बात है. मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात एंड क्यों लगी थी और व्हाई आई वाज सो एक्साइटेड टू वर्क विथ यू वाज, तुम्हारा ऑब्वियसली एक आर्ट फॉर्म था, बट उसके साथ जो तुम्हारा इंटेलेक्ट था, जो तुम्हारा नॉलेज था अबाउट हिस्ट्री, अबाउट सोशियोलॉजी, अबाउट प्रोबेबली एनी काइंड ऑफ मैटर. तुमने तुमने एक सेशन करा था. आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. आई थिंक 2-3 पीपल वर देयर एंड यू वर वन ऑफ द फ्यू स्पीकर्स. एंड आपने जिस तरीके से उन उन टॉपिक्स पे बोला था, आई वाज सो डीपली टच्ड एंड इम्प्रेस्ड. तो मैं तब से आपको पॉडकास्ट पे लाना चाह रहा हूँ. तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि एक आपकी जर्नी क्या रही है, एंड हाउ डिड दिस इंटरेस्ट towards maybe intellectualism, how did that develop as well? ओके सो जैसे म्यूजिकल जर्नी की बात करूँ तो बचपन से म्यूजिक हमेशा साथ में रहा है मेरे। मेरे पापा मम्मी में से कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं है, मतलब अ, वो तो लगा लो कि जॉब करके और एक नींव खड़ी करने में ही लगे रहे, और कल्चर आर्ट्स एंड कल्चर का प्रिविलेज होता नहीं है उस फर्स्ट जनरेशन पे, जो कि पढ़ने के वक्त बदलती है, तो उनका काम वक्त बदलना होता है। और मेरे पापा ने बट मेरे को बचपन में ही, जब मैं छोटा सा था, तो सोते टाइम वो यहाँ पे सुलाते थे, और साथ में एक हमारा वो होता था म्यूजिक सिस्टम, मतलब जो टू टेप रिकॉर्डर जो किसको कहते हैं, उसमें कभी रूना लैला, कभी जगजीत सिंह, कभी कुछ, और मैं छोटा सा था, तो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, निगोड़ो कहाँ को चले जा रहे हो, ऐसे करके एक गजल थी, तो ये सब बजना शुरू में बजता था मेरे घर पे।
और मतलब आई वाज ऑलवेज एक्सपोज टू म्यूजिक। देन मेरे ब्रदर ने मुझे पहली बार माइकल जैक्सन, माइकल लर्न्स टू रॉक और ब्रायन एडम्स ये सब सुनाया। करते करते फिर मैंने रैपर्स को सुना पहली बार। और मेरा जो ये जो पूरा दायरा है ना, ये इतना सा नहीं रहा, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक जॉनर। तो मैं सुनता था, सब कुछ सुनता था, क्योंकि जब रूना लैला, जगजीत सिंह और आर डी बर्मन, एस डी बर्मन से शुरू होके ब्रायन एडम्स, जॉन मेयर तक वो चला जाता है, फिर टूपाक, जेजी, तो ये सब एक्सपोज था मैं इस चीज से। अब स्कूल में थिएटर जब शुरू हुआ तब मैंने म्यूजिक, एक तरीके से लिखाई शुरू हुई मेरी, एंड दैट इज वेयर राइटिंग स्टार्टेड। एंड फॉर मी म्यूजिक स्टार्टेड विथ राइटिंग ओनली। मतलब जैसे पहले मैंने प्लेज लिखने शुरू करे, फिर प्लेज में गाने लिखने शुरू करे, स्ट्रीट प्लेज में। तो जब मैं स्ट्रीट प्लेज में गाने लिख रहा था तो मुझे मीटर और जो बैर जिसे कहते हैं उन सब की सेंस डेवलप हुई। क्या लिखना होता है, क्या वो स्कूल लेवल पे तो काफी मतलब युवेनाइल लिखते थे हम लोग, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब फिर उसके बाद थिएटर करते करते फिर पहली बार कोई गाना लिखा 11th 12th में, वो भी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। और तब मैं पुश लिरिक्स लिखता था, और ऐसे ही जिबरिश, मतलब कुछ भी मेरे दिमाग में आता था ना, उसको मेलेडी में ऐसे ही बोलता रहता था। तो आई वॉज नॉट अवेयर कि मैं ये करना चाहता हूँ। लेकिन वो फैसिनेशन था हमेशा मेरे को कि वो कुछ अखबार पकड़ के और शीशे के आगे खड़े होके और इमेजिन करते रहना कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बट ना तो मेरा कोई ऐसा एक्सपोजर था, और ना मेरा कोई ऐसा एक्सेस था कि मैं म्यूजिक परस्यू करूंगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की सिंपल सी जैसे माँ बाप की रहती है एक्सपेक्टेशंस उस टाइम पे, तो यही थी कि मेरे पापा यही चाहते थे कि मैं एक अच्छी जॉब में जाऊं, और फिर जिस जिस तरीके से उन्होंने देखा था। और आई गेस बस वहीं से वो जो मेरे को जो मेरा डिस्कम्फर्ट विद दैट लाइफ, विद दैट आइडिया ऑफ एक जॉब पे जाओ वापस आओ वाला शुरू हुआ। और वहां से चीजें बदली मेरे लिए। मैंने फिर मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और इंजीनियरिंग में ही मैंने डिस्कवर किया खुद को काफी। वहां पे मैंने इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब कुछ किया मतलब वहां पे थिएटर किया मैंने, वहां पे म्यूजिक किया मैंने। और वहाँ मेरे फिर मेरे फाइनल ईयर में एक प्रोफेसर मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, जिन्होंने मुझे बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है, भाग जा यहाँ से, फंस जाएगा तू यहाँ के लिए नहीं बना है। देन आई स्विच टू जर्नलिज्म। और जर्नलिज्म और मास कॉम में जब मैं आया तो तब मैंने डिस्कवर किया पहली बार कि यार ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार अपने एक प्ले के लिए गाना लिखा था। फिर एक शॉर्ट फिल्म थी गोदरा, गुजरात पे बनाई थी हम लोगों ने, और हम स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर के। तब मैंने गाना लिखा था कि क्या हमारी रंजिशों ने घोंटा तेरा दम है मौला, क्यों आंख तेरी नम है मौला, आंख तेरी नम है मौला। ये गाना लिखा था। और तब मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ कि शायद मैं लिख सकता हूँ। फिर मैंने काफी गाने लिखे, उस वक्त में कंपोज भी किए। एंड वो म्यूजिक की जर्नी शुरू हो गई। तो आई वॉज मोर ऑफ अ लिरिसिस्ट एंड अ कंपोजर। उस टाइम पे मैं पोइट्री करता था, बट मैं रैप नहीं करता था। सो ये जो गाना मैंने कॉलेज प्रोजेक्ट में लिखा था, आज से 2011 12 13 की बात होगी शायद। और वो माझी करके गाना था, जो मैंने और मेरे दोस्त अग्ने ने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए। और वो गाना अब मतलब अब जाके वो बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में इट वाज शोकेस्ड। एंड इट वाज लाइक इट वाज अ फुल फ्लेजेड orchestra performance by Berkeley with twin strings, and it just got missed to be Grammy nominated because वो उसका कोविड की वजह से उसका स्टूडियो वर्जन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लाइव वर्जन है उसका बस यूट्यूब पे। तो इसलिए मेरे को लगा कि यार एक कॉलेज वो जर्नी एक तरीके से, मतलब यहाँ पे आके वो पीसेस जुड़ रहे हैं, और अब म्यूजिक कर रहे हैं प्रोफेशनली। तो ये करते करते फिर उसके बाद मैंने आई गेस पोएट्री मैं जब लिख रहा था तो मुझे एक बार बहुत ऐसे, मतलब जैसे मैं मेरे को जो चीज मूव करती थी मैं उस पर लिख तो देता था, पर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये चीज ना
वो आवाज नहीं कर रही है जिस तरह से लोगों तक मैं इसे पहुंचाना चाहता हूँ। मतलब वो बस एक छोटे से स्क्वायर में कुछ शेर बन के रह जाती है, और मैं जिस तरीके से उसको, जो मेरे जज्बात है ना वो शायद निकल नहीं पा रहे हैं। तो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू राइट एंड रिलीज माय फर्स्ट ट्रैक। माया। एंड तब मैंने दिल्ली 18 एक गाना निकाला था, जो कि मैंने सोचा कि मैं जहाँ रहता हूँ वेस्ट दिल्ली, वहां से के बारे में लिखते हैं। और वो गाना मैंने रिलीज किया, और उसको अच्छे से रिसीव किया गया, वो शेयर हुआ उस टाइम। और तब से 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझे प्रोफेशनली म्यूजिक रिलीज करते हुए। और ये तो जर्नी थी म्यूजिक की। और एक रीजन एक और भी था कि मैं जैसे एक रेडियो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था, जिसमें मैंने बहुत आर्टिस्ट के लिए गाने लिखे हैं। मतलब बहुत मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा, लेकिन वेल नोन म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, और रैप आर्टिस्ट हैं। तो मैंने जो गाने लिखे ना, वो मेरी आवाज, मेरे शब्द और मेरी कॉम्पोजिशन, मेरा फ्लो वो लोग कर रहे थे। और वो तो ऑब्वियसली आई वाज डूइंग इट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट कमेंट्स में ना जाके पीपल वर सेइंग वाओ आपने बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं, और दे वर लाइक रेफरिंग टू दैट स्पेसिफिक आर्टिस्ट। एंड दैट हर्ट मी, बिकॉज मैं लिख रहा था यार, वो मेरे शब्द थे। मैंने सोचा कि यार अगर मैं, ये मेरे को पहचान नहीं रहे हैं, मतलब मैं हूँ उसके पीछे, तो तब मेरे को लगा कि अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो मैं रिलीज भी कर सकता हूँ। और म्यूजिक जो मैंने निकालना शुरू किया, और अब बना रहे हैं। इंटेलेक्ट की आप बात कर रहे थे, तो इंटेलेक्ट का पूरा श्रेय, मतलब इंटेलेक्चुअल तो मैं मानता नहीं खुद को। आई जस्ट ट्राई टू बी इन्फॉर्म्ड एंड informed, and I try to have an opinion, because I think uh, it affects me directly. A lot of things affect me directly also. एंड वो शुरुआत वही उसी वजह से हुई है कि मेरे घर में जो मेरे फादर हैं, मेरे दादाजी, मतलब ये लोग बहुत कॉन्शियस लोग रहे हैं। मेरे फादर की सेंसिबिलिटीज बचपन से जो रही हैं, मैंने जिस चीज को ऑब्जर्व किया है, वेरी सेंसिबल टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स, वेरी वेरी ही इज बीन very addressing of the fact that what is right and what is wrong, and वो बचपन से मुझे दिखा है। और वो चीज रही, देन उन्होंने करते ना करते, मैं भी एक इमोशनल इंसान हूँ, जैसे कि मेरे फादर हैं, जैसे मेरे फैमिली में ही सबके डीएनए में इमोशंस बहुत ज्यादा कूट कूट के भरे हुए हैं। तो आई सॉर्ट ऑफ बचपन से फील दैट थिंग कि क्या है लोगों के साथ, क्या हो रहा है, मैं उसको थोड़ा सा शायद ज्यादा फील कर पाता था। तो मैं उसको, जैसे जैसे थोड़ा एजुकेशन आई, जैसे जैसे हम अखबार पढ़ने लगे, तो उस चीज से अवेयर हुआ। देन अपनी फैमिली हिस्ट्री को जाना, वो कॉन्शियसनेस आई। और दूसरी बात, थिएटर मैंने किया स्कूल में भी, कॉलेज में भी। जो मैंने स्ट्रीट थिएटर किया है, तो स्ट्रीट थिएटर ऐसा होता है ना कि आप वहाँ पे आप खाली दिमाग लेकर जो है वहाँ कोई शोर नहीं मचा सकता। स्ट्रीट थिएटर का मतलब ये होता है कि आपने कोई मुद्दा है जिस पे आपने बात करनी है, आपने रिसर्च करनी है। और हम लोग सारे कॉलेज में भी हमारा थिएटर ग्रुप था अफलातून, और हमने काफी क्राउड फंडिंग कैंपेन्स भी करे हैं, और काफी पैसा इकट्ठा करा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और पूरी दिल्ली में किए। और हमने मेडिकल सिस्टम पे भी, जो उसमें करप्शन है और जो फ्लॉज थे, उस पे भी हमने प्ले किया, सफेद घोटाले। और हमने कम्युनलिज्म पे भी लालसा करके एक प्ले किया था। जो हमने काफी किया है, और उसके लिए काफी पढ़े भी हैं हम। तो ये बहुत सारी चीजों से, आर्ट एंड कल्चर से ही आया है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत वो एक माइंड सेट है। हाँ, एब्सोल्युटली। नहीं, काफ़ी काफ़ी सही। मुझे अच्छा, मुझे मुझे कन्फ्यूज़न था, मुझे लगा था माया आपका फर्स्ट सॉन्ग है। आई थिंक इट केम नहीं आफ्टर नहीं, दैट, माया मेरा सेकंड सेकंड गाना था। दैट वाज़ द सेकंड सॉन्ग। एंड व्हाट वाज़ इंस्पिरेशन बिहाइंड माया वैसे? हाँ मतलब माया जो था गाना, वो तो उस कंफ्यूजन में है दिमाग के कि यार जिंदगी में उस वक्त पे एक एक बच्चा जब होता है ना, मतलब समझ लो आप
उस फॉर्म उस रास्ते पे जब होता है, जबकि उसे नेविगेट करना होता है कि आगे क्या करना है, और तब दिखता है कि मुंबई है, शायद मुंबई जा सकते हैं, सब बोलते हैं मुंबई वो शहर है। अब मुंबई देगा आपको शोहरत, और मुंबई देगा आपको एक एक वो ड्रीम्स जिनको आप पूरा करना चाहते हो। और मम्मी पापा घर पे होते हैं, तो उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। तो व्हाट कॉल डू यू टेक, एंड क्या चाहते हो आप, मतलब क्या करना चाहते हो आप, उनमें से कहाँ आप लाइन ड्रॉ करते हो कि दैट व्हाट इज ल्योरिंग यू, मतलब वो पैसा, वो फेम और वो ड्रीम्स, और एक तरफ तुम्हें लगता है कि यार ये वक्त मुझे माँ बाप के साथ स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई बाहर गया हुआ था उस वक्त, तो वो था नहीं और मैं ही था। और वो जो एक कंफ्यूजन था ना, उसमें मैंने गाना लिखा था कि मतलब खोजता कैसी माया रे। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग जो है ना, वायर्ड ही ऐसे होते हैं कि हम लोग कभी भी इतना कुछ हमारे दिमाग में चलता है ना, वो जो केओस है, वो जो कंफ्यूजन है, उसमें बहुत मुश्किल रहता है कि किसी इंसान की जो स्ट्रीमलाइन हो जाए अगर, कि हाँ भाई ऐसे चलना है हमें। तो उस कंफ्यूजन में मैं बड़ा उस वक्त फंसा हुआ था, क्योंकि मेरी एक जॉब ट्रांसफर होने वाली, मतलब जॉब के लिए, और मैंने सोचा जाके काम मिल रहा है मुझे वहां, मुझे बॉम्बे जाना चाहिए, तब मैं नहीं गया। और मैं रुका अपने मम्मी पापा के पास, और मैंने वो टाइम स्पेंड किया। इनफैक्ट उस बीच में मेरे फादर का एक एक्सीडेंट भी हो गया था। मैं था शहर में, मैं एक्चुअली माया गाना शूट कर रहे थे हम लोग, तो मेरे को फोन आया था मेरे पापा के ड्राइवर का कि वो स्कूटर पे जा रहे थे और किसी ने दरवाजा खोल दिया, उनका हाथ टूट गया था। तो उस गाने के बीच में ही मैं जो है उनको लेके फिर गया, एंड वो उनका हाथ काफी वक्त लगा ठीक होने में। लेकिन मतलब कोइंसिडेंटली अभी मुझे तो अभी रियलाइज हुआ कि वो गाना जब था तभी वो आई आई वाज यूजफुल टू माय फादर, मतलब मैं यहाँ रहा तो मैं था, नहीं तो कोई क्या ही, मतलब कहाँ से भाग दौड़ करता कोई, मेरी मदर तो इतना नहीं कर पाती। तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो वक्त सही था, मैं रुका उनके पास, और अब मैं जा रहा हूँ फाइनली मुंबई। तो वही कंफ्यूजन है, व्हाट डू यू चूज, बट आई गेस वही कंफ्यूजन पूरी जिंदगी चलेगा, तो माया इस चीज पे ही था। और आप आपके मतलब पेरेंट्स आर दे इन दिल्ली ओनली या वो कहीं और है? नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में ही है। मेरे पेरेंट्स बचपन से ही दिल्ली आ गए थे, मतलब मेरे मम्मी और पापा छोटे छोटे थे तब। और उनकी भी स्टोरी है, अगर आप बोलोगे तो बताता हूँ बिल्कुल, उनकी भी बिल्कुल, कहानी। ऑफ कोर्स। हाँ, तो मेरे पेरेंट्स का दिल्ली आना ही है जो कि गेम चेंजर है मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे फादर जो है वो ऐसे टाइम पे दिल्ली आए थे जब मेरे फादर की मदर हैड एक्सपायर्ड। वो 6 साल के थे शायद, या 6 क्लास में थे। जी। आई गेस वो 6 साल के नहीं थे, सॉरी, वो 5वीं में आ गए थे, आई गेस 5वीं या 6ठी में। एंड उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, और 6 भाई बहन थे। और मान लो कि जब वो दिल्ली आए थे तो वहाँ उनके पास एक यूनिफॉर्म थी, बस एक पैंट थी जो कि फटी हुई थी घुटनों से, और स्कूल की यूनिफॉर्म जो गांव में थी, और एक शर्ट जो बस ऐसी ही मैली कुचली सी। और वो मेरे ताया जी दिल्ली आए थे, उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर थे वो, और उन्होंने काफी पढ़ाई करी, मतलब साइकिल पे गुड़गांव तक जाते थे। वो ले आए थे मेरे पापा को जो है। और मेरे पापा ने फिर यहाँ पे जनकपुरी में पढ़ाई करनी शुरू करी गवर्नमेंट स्कूल में। करते करते फिर उन्होंने इंजीनियरिंग करी, पॉलिटेक्निक करी पहले, फिर इंजीनियरिंग करी, और करके फिर वो जॉब लगी उनकी। तो फिर वो डे नाइट शिफ्ट कर करके, मतलब डबल शिफ्ट स्कूटरों पे दिल्ली में इधर उधर, एक कोने से दूसरे कोने पसीनों पसीन होके उन्होंने मेहनत करी है। और तब जाके एक नींव बनी है जिसपे कि हम फिर उसके बाद हमें एक्सेस मिले, ताकि वो हमारे को बड़ा ध्यान दिया उन्होंने। और मेरी मदर राजस्थान से थी, उनके जो फादर थे वो लॉयर एडवोकेट थे, और वो एक अखबार चलाते थे, जो कि दलित और बहुजन लोगों के लिए था। और वो केसेस भी लड़ते थे उनके। और वही है कि मतलब पैसा पैसा नहीं लेते थे, तो वो भी उनके लिए भी एजुकेशन ही थी जो दौलत थी उनके लिए। तो उन्होंने भी मेरी मदर को भेज दिया था यहाँ पे दिल्ली, मेरे मामा जी के पास। और मेरी मदर भी फिर पढ़ी, और फिर वो टीचर बनी स्कूल में।
तो मतलब मेरे फादर जो हैं, मेरे दादाजी एक मतलब पढ़े नहीं थे वो, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आ गए थे। वो मतलब मैं जिस गांव से आता हूँ, फिरोजपुर है हरियाणा में, फिरोजपुर झिरका। और वहां पे जैसे मेरे दादाजी गेम चेंजर थे वहां पे, समझ लो दलितों के लिए, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में उतरे। मतलब वो ना कुश्ती करते थे। तो कुश्ती करते थे ना, तो उनका एक नाम फैलता गया। वो कुश्ती करते थे, और वहां पे ना पहले वो मिलते थे जीतने पे, वो दीवान। तो उनके घर पे दीवान आते रहते थे। वो काफी उस चीज में काफी मतलब लगे रहते थे। तो उनका एक ही शौक था कुश्ती। और तो उन्होंने, जब वो पॉलिटिक्स में उतरे, तो उन लोगों ने उनका काम उन्होंने करवाया। मतलब वो उन्होंने क्या किया था, जब यहाँ पे आई गेस पार्टीशन के टाइम पे ना, यहाँ कुछ जब लोग आए थे, तो उन्होंने पंजाबी जो उधर से पाकिस्तान साइड से आए थे, जो कि अपर कास्ट थे, सोटू से। एंड उन्होंने उनको उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था। तो मेरे दादाजी ने उनको एक बोला कि देखो, हम तो खुद ही इतना बड़ा परिवार है मेरा, लेकिन हम अगर दूध में पानी डाल के और सूखी रोटी खाएंगे, तो तुम्हें भी देंगे, मतलब भूखा नहीं सोने देंगे। तो उन लोगों को उन्होंने उस वक्त खाना खिलाया, काफी खाना खिलाया। मतलब अपना जो जो खुद खा रहे थे उनको भी खिलाया, और उनका ध्यान रखा। और वो लोग फिर विद टाइम जैसे सेटल डाउन हो गए, और मोहल्ला बन गया उनका भी गांव में। तो जब मेरे दादाजी जब इलेक्शन में खड़े हुए, तो फिर ये जो लोग थे, जो जिनकी इन्होंने मदद की थी, तो इन लोगों ने सबने उनको वोट दिया। और डिस्पाइट बीइंग अ कैंडिडेट फ्रॉम सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटी, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान के गांवों में से किनारे में जाते हैं, मतलब वो बनता ही गांव ऐसा है कि एंट्री पे एक सर्टेन कास्ट होती है, फिर करते 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 जो खेतों की तरफ पीछे की तरफ जाता है, वो मोहल्ला होता है, जो कि दलित और बहुजन मोहल्ले जो होते हैं। तो वो उस गांव से निकल के आना और जीतना, और कांग्रेस के लिए थे वो, और वो उधर के चेयरमैन बने फिर वो। तो उन्होंने ना उस वक्त भी उन्होंने जो करा, मतलब पहली बार सड़क, क्योंकि डेवलपमेंट होती तो सड़क गुजर गई वहां से, और हमारे एरिया में जो है डेवलपमेंट पहुंच गई उनकी वजह से। और लेकिन उन्होंने एक चीज करी कि वो भी बहुत सेल्फलेस रहे। तो उन्होंने ना, मतलब मान लो कि हमारे घर की, मेरे बुआ बता रही थी कि घर की छत जो थी वो टूटी पड़ी थी, और उस पे वो सीमेंट नहीं लगवा रहे थे। बनने के लिए आया हुआ था सीमेंट। तो मेरी दादी बोल रही थी कि कहाँ हो जाएगा, एक एक बोरी अगर आ जाएगी तो कहाँ हो जाएगा, तो अपना घर ठीक ना करा रहे हो, और सारे गांव में लगा है, मतलब प्रगति लाने में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, है मेरी जो ये जो बोरियां हैं ये वहीं काम आएंगी। और उन्होंने अपने आप को बुरे हाल में रखा, बट ही ऑलवेज हैड द कॉन्फिडेंस कि अरे, अरे हम बदल देंगे। अभी जो तेरे को जरूरत हो मेरे को बता। तो वो मेरे पापा कहते थे कि हिज कॉन्फिडेंस वाज सो मच कि उनकी बहुत इज्जत होती थी। मतलब वो मेरे एक तरीके से आइडल भी हैं। मतलब मैं 10 साल बाद गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट पे था, एंड somebody asked me कि तुम यहाँ यहाँ कहाँ रह रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया वहां मैं रह रहा हूँ फिरोजपुर में। तो उन्होंने बताया कि फिरोजपुर में कौन है। मैंने कहा मेरा परिवार था। तो मैंने उनका नाम लिया, तो ही उनको एक्सपायर हुए 10 साल हो गए थे। एंड दैट पर्सन रिमेम्बर्ड हिम कि वो चौधरी रोशनलाल के बेटे हो और पोते हो। तो उन्होंने बोला वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने सबके लिए किया है। तो इस तरीके की वो थी। लेकिन हाँ, उनका वो बहुत था, मतलब कि उन्होंने टिकट छोड़ दी थी। मतलब उनको मिनिस्ट्री की टिकट मिल गई थी, बट ही लेफ्ट दैट टिकट बिकॉज उन्हें लगा कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि उन्होंने उनको बच्चों को ना, उनको पैसा नहीं देना था, उन्हें एक अच्छी लाइफ उनको पढ़ा के देनी थी। तो ही जस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, है ना। एंड आई आप जब अपने पापा की भी कहानी सुना रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि कितना कितनी जनरेशंस का सैक्रिफाइस शायद आपके पहले लग गया, सो दैट यू नो यू कुड एक्चुअली बी वेयर यू आर राइट नाउ। हाँ एंड हाँ हाँ। इट्स फैंटास्टिक टू हियर दैट। मैं ये भी जानना चाह रहा था, हाउ डिड यू मीट योर बेटर हाफ? ओ अच्छा, हाँ। तो मानसी से मैं मिला था। एक्चुअली वो स्पोर्ट्समैन है, बास्केटबॉल खेलती थी। जी तो
द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह में खेलती थी, एंड हम लोग भी वहाँ मैच खेलने जाया करते थे, लेकिन आई वाज नॉट अवेयर कि तब तक मेरे को ऐसा आइडिया नहीं था। देन वो कॉलेज में मेरे आई, एंड वो भी ड्रॉप आउट थी, मतलब पहले इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी, फर्स्ट ईयर में उसने चेंज किया कि जर्नलिज्म करना है मुझे, एंड वो मेरे कॉलेज में मेरी जूनियर थी। तो तब मैंने जो है मैं मिला उससे, एक मतलब फर्स्ट मीटिंग तो ऐसी थी कि किसी का बर्थडे केक उसके हाथ में था और वो काट रही थी, और हम लोग थिएटर वाले लोग थे, तो हम सोचते थे कि हम तो मतलब एकदम हीरो इंसान है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार फेस्ट चल रहा था और हमने बोला अरे वाह बर्थडे है, और हम जानते भी नहीं थे, तो केक तो खाना चाहिए, केक खाया और खा खो के कट लिए। तो शी वॉज अमेज कि ये कौन है, मतलब ये बंदा है कौन, ये नेहरू जैकेट पहन के और कुर्ता पहन के आया और केक खा के चला गया। तो वो कहती है कि वो रजिस्टर हो गया मुझे कि ये कौन अतरंगी आदमी है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर आया। और तो तब हुआ, और उसके बाद मेरे को जॉन्डिस हो गया था, तो मैं 3 महीने आया नहीं कॉलेज। तो वो जो एक था ना कि वो मैं जो गायब हुआ, मतलब मैं नजर नहीं आया, अगर मैं नजर आता रहता और बातचीत होती तो हो सकता है कि नॉर्मली बातचीत होती, लेकिन मैं गायब हुआ तो उसका ध्यान गया कि यार वो एक बंदा था वो जो कि शायद हमारी थिएटर सोसाइटी का था, एंड एक ही बार मिला उसके बाद वो बंदा नजर ही नहीं आया। तो दैट्स व्हेन शी सेंट मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, एंड उस टाइम फेसबुक पे, एंड बात हुई, एंड करते करते हम लोग मिलने लगे, और उसके बाद मुझे मतलब काफी एज अ पर्सन वो बहुत पसंद आई, और हम लोगों ने मतलब काफी डेट किया। हम लोग जाते थे साथ में, जैसे कि मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे को दिल्ली से बहुत इश्क मोहब्बत बचपन से रही है। जो दिल्ली मैंने देखी, एंड जो जिसने मेरे साथ वो दिल्ली देख ली उस तरीके से, उस इंसान से भी समझ लो कि हो जाएगी। एंड मानसी इज दैट पर्सन जिसने कि मतलब समझ लो दिल्ली कैंट का वो बेंच, जहाँ पे कैंट की जो जो सदर बाजार गोपीनाथ बाजार है, वहां हम लस्सी पीने जाते थे, तो वहाँ एक बेंच है, वहाँ पीछे एक बेकरी है जहाँ से हम पैटी खाते थे दोनों। मैं छोटा था ना तब मैं जाया करता था, और मुझे बहुत फैसिनेट करती थी वो मार्केट, बिकॉज वो पुराने वक्त की बनाई हुई है, एंड वो सफेद वो ब्रिक्स की आर्मी कैंटोनमेंट एरिया की जैसे कंस्ट्रक्शन रहती है। तो वो वहां पे कभी जाना, और कभी इंडिया गेट सुबह सुबह चले जाना अपना स्पीकर लेके, और पीछे राष्ट्रपति भवन की साइड बैठ के काफी गाने सुनना, फिर इंडिया कॉफी हाउस में बैठते थे हम काफी, ऐसे करके मैंने मजनू का टीला चले जाते थे। मैं उस टाइम इतना ज्यादा फेमस नहीं था, तो ये सारी चीजों पे जगहों पे हम लोग साथ जाते थे, एंड वो एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम है जबकि हम घूमा करते थे। फिर एक बुलेट आ गई, फिर हम लोग शहर से दूसरे शहर जाने लग गए बाइक ट्रिप्स पे साथ में, करते करते एक दूसरे को जाना, और बहुत सुंदर लगा, मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि 24 घंटे पता नहीं चलते कम पड़ जाते हैं, वो मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि तुम मतलब ऐसे ही दिल्ली के लौंडे लोग हैं जो कि दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं गलियों वलियों में, हंसी ठटल्ला करके अपने घर भाग जाते थे। तो इतना ज्यादा हमारा ज्यादा लड़कों का ही सर्किट रहता था। बट जब ये जो वक्त कम पड़ने वाली बात मेरे को मानसिक साथ महसूस हुई, और करते करते फिर हमने अब वी आर टुगेदर एंड मैरिड, 1 साल हो गया हमें। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वंदित। सो एक स्टोरी भी है मेरे पास आपकी, फ्रॉम माय सोर्सेस। तो दैट आप जब बचपन में थे तो आप को स्ट्रीट में जब आप बच्चों को देखते थे तो आपको बहुत बुरा लगता था, एंड ओह, एंड जिनके पास क्लोथ और शूज नहीं होते थे, एंड देन यू वुड गिव इट टू देम। ओ वाह, ये आप कहाँ से खोद के लेके आए ये स्टोरी, तो ये तो काफी सही, मतलब आपके गुप्तचर और सोर्सेस सोर्सेस से, और काफी अच्छी रिसर्च। बट हाँ, ये बात है, मतलब ये एक्चुअली मेरे दादाजी बहुत खुश हुए थे जब उन्होंने मेरे को देखा था। मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरा माथा ऐसे ब्रॉड माथा ऐसे पीछे की तरफ बड़ा सा माथा था।
तो मेरे दादाजी बोलते थे कि ये तो अम्बेडकर हो गया भाई, हमारे घर अम्बेडकर हो गया, ऐसा उन्होंने बोला था। और एक, मैं जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो बहुत बढ़िया। वो उससे भी वो जोड़ते थे। तो वो बोलते थे कि ये तो बिल्कुल भाई ये बिल्कुल बढ़िया आदमी बनेगा। वही उन्होंने ही मुझे ये कहानियां बताई थी, पापा और दादाजी बता रहे थे कि एक बार मेरी बुआ की जो सास है वो आई हुई थी हमारे घर, और वो ना मेरे को नीचे, पापा ने बोला कि घुमाने ले जाओ इनको। तो मैं नाले के पास, कुछ बच्चे खेल रहे थे और उसके पास चप्पल नहीं थी। और मेरी जो सैंडल्स थी, तो मैंने उसको बोला, मतलब मेरे पापा बताते हैं कि मैंने उसको बोला कि भाई तू नंगे पैर घूम रहा है, तेरे पास चप्पल नहीं है? तो क्या, उस बंदे ने मना किया, तो तू मेरी चप्पल ले ले, ये ले जा। और मैं दे के आ गया। फिर मेरे पापा, जब मैं घर लौटा तो उन्होंने बोला चप्पल कहाँ है इसकी? तो उनसे पूछा कि भाई चप्पल कहाँ गई इसकी? तो कहते लाला यार ने तो दे दी बच्चे को चप्पल, वो बोल रहा था तेरे पैर में चप्पल नहीं है, जाए मेरी ले जा। तो बोला कि तू ताई ताई, तू क्या कर रही थी फिर ये दे रहा था? तो कहती मैं तो नहीं सोची कि वाह कितना अच्छा बच्चा है, क्या अच्छा काम कर रहा है, मैंने कही दे दे, मैं तो खुश हुई। तो कहती थी ये चप्पल देता रहता है ऐसे ही। तो मैं यही करता था कि मैं एक अपनी चप्पलें जो होती थी ना, वो ऊपर से, जब मेरे को कोई गरीब बच्चा जाता हुआ दिखता था तो मैं उसे बोलता था छत पे से एक चप्पल फेंक देता था उसके पास। और ऐसे करके मेरे मम्मी पापा को काफी जो है चप्पलें लानी पड़ती थी, क्योंकि मैं दे दिया करता था। तो वो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि एक सॉर्ट ऑफ, वो जो एक सॉर्ट ऑफ, मैं आपको जो बता रहा था, सेंसिबिलिटीज जो है ना, ये इमोशनल वैल्यूज, ये मेरे पापा, चाचा और मेरी मदर भी मतलब बहुत सेंसिटिव है। और मेरे लेकिन फादर ना बहुत ज्यादा बचपन से ही बहुत ज्यादा वो रहे हैं, मतलब एक्सप्रेसिव रहे हैं इस चीज के मेरे सामने, उनकी वनरेबिलिटीज। और किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो दुखी हो जाना, मतलब उनको ना बहुत हर्ट करती हैं वो चीजें। और मैंने वो चीज देखी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक जो इंसान को, लड़कों को जो सिखाते रहते हैं ना, मतलब कि मर्दानगी, और भाई तू किसी के सामने को ना झुकेगा, और ऐसे मतलब ये जो तेरे को दबंगई में रहना है, ये ऐसे तैयार करते हैं लोग। था मतलब जैसे हम क्रिकेट खेलते थे तो साथ में एक स्लम एरिया था, तो उन बच्चों के साथ हम मैच खेले। और फिर हमने बोला कि यार, हम लोगों ने पेप्सी के लिए कुछ पैसे जोड़े हुए थे कि जो भी जीतेगा उसको मिलेगी। लेकिन मैं जो था साधु बन के, मैंने उनको बोला कि यार ये हमारे पैसे हैं ना, ये तुम ले लेना, तुम लोगों को तो जरूरत पड़ेगी। और मुझे हमें पता चला कि मतलब वो तो बच्चे जो थे, उन लोगों ने तो उस पैसे का काफी मतलब फिर उसके बाद मतलब वो लोग हम लोगों को छेड़ने लगे थे बाहर जाके। पैसे वैसे उन्होंने ले लिए, उसके बाद हम बाहर जब जा रहे थे तो हमारे को ही वो लोग छेड़ने लग गए। तो मुझे लगा कि यार ये तो मैंने आउट ऑफ इमोशंस दे तो दिए, लेकिन दुनिया थोड़ी सी जो है ना कपटी भी है। तो ये सारी चीजें होती रहती थी। लेकिन हाँ, मतलब ये जो आप बता रहे हो, ये आई गेस वही, आई वो दिस टू माय पेरेंट्स ओनली। उन्होंने बचपन से सिखाया है कि मतलब किसी की भी मदद लगती है ना तो करो। बिल्कुल। और स्पेशली हम करंट टाइम्स में तो ऐसा होता है कि मतलब व्हेन वी सी समबडी इन नीड, हम आजकल डिलेमा में रहती है जनता कि हाँ करे हाँ नहीं हाँ, करे, ये स्कैम है, ये नहीं है, ये तो ये तो आदत है। पड़ ये आदत पड़ चुकी है इन लोगों को, नहीं दे देना चाहिए, नहीं वो कर लेना चाहिए। तो आई थिंक हाँ, मतलब यू यू डू इट एट अ वेरी अर्ली स्टेज, दैट इज रिमार्केबल नवीन। अ, मुझे नहीं, ये जो आप बोल रहे हो इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये तो अब तो सच में मतलब मेरे को, मैं खुद को देखता हूँ ना जब पुराने वाले को, तो मैं खुद सोच मतलब, मेरे आजकल तो चल रहा है स्कैम। जैसे उस दिन मैं और मानसी कहीं पे जा रहे थे, और एक आदमी मतलब वो ऐसे आया जैसे कि बिल्कुल मतलब ये आखिरी सांसें ले रहा है वो, और मानसी के आगे बैठा, और उसने उसे 10 रुपए ऐसे दे दी। उसने उसे पार्किंग के पैसे से कुछ थे, तो पार्किंग वाले को कम पैसे दिए और उसको 50 का नोट कुछ ऐसे दे दिया। तो और वो बोलती और पैसे हैं क्या मुझसे, बोलती। तो मैंने उसको, जब वो वापस गया ना, तो मैंने उसको दिखाया कि उसके बालों का कलर दिखा रहा था मैं उसको, कि तू इसका हेयर कलर देख ले, मतलब जो उसने करा रखा है। और तू उसके एक बार चाल देख ले जब वो पैसे लेके निकला है। तो मैं उसको वही, वो भी ना बहुत ज्यादा ऐसे हो जाती है कि नहीं हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन लोग जो है ना स्कैम जीते जाते हैं, स्कैम है। तो आजकल मैं यही सोचता हूँ कि यार, वो भी वक्त था जब मतलब इतना ट्रांसपेरेंट होता था कि ये मदद चाहिए इस इंसान को, मतलब हमें मदद करनी चाहिए।
और आज अब पता नहीं आप किसको गाड़ी में बिठाओ, आप ही पे वो ऐसे चाकू रख के और बोल दे गाड़ी की चाबी दे। तो टाइम्स दे आर चेंजिंग, जैसे बॉब डिलन ने कहा था। करेक्ट। थोड़ा सा मैं आपका एक दो तीन सवाल है नवीन, एज एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज आई यू आर आई एम ऑल्सो इंटरव्यूइंग अ फर्स्ट टाइम किसी आर्टिस्ट को मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है ये। तो एक चीज जो मुझे हमेशा से जाननी रही है, आई थिंक रॉकस्टार मूवी का जो एक डायलॉग है कि दर्द से आर्ट निकलता है, हाउ हाँ ट्रू हाँ। इज दैट? एंड बाय दर्द आई मीन टू से कि इज देयर अ वेरी डीप इमोशन बिहाइंड एवरी आर्ट फॉर्म, और अ वेरी कंटेंट पर्सन जो बहुत खुश है लाइफ में, सब कुछ बढ़िया है जिसके, या मे बी देयर इज नो सेंस ऑफ स्कार्स और ट्रॉमास, क्या वो आर्ट नहीं कर सकता? ये इज इट ट्रू? हाँ मतलब मुझे तो लगता है कि करने को तो आर्ट हर कोई बना सकता है। मतलब कोई आदमी जो कि अपनी, जैसे अब हनी सिंह का एग्जांपल ले लो। मतलब हनी सिंह तो नोट फेंको नोट फेंको फेंको फेंको, नोट फेंको नोट फेंको फेंको, उसने गाना निकाला है अभी, वो नोट फेंको नोट फेंक रहा है उसमें। और बहुत एब्सर्ड सी चीज है, मतलब कि वो करमपुरा दिल्ली में एरिया है, वहां पे जाके नोट उड़ा रहे हैं, सारे लोग नाच रहे हैं। और वो उसने 2 मिनट का 2.5 मिनट का गाना बनाया जो कि सिर्फ नोट फेंकने पे है। तो ये भी एक तरीके से उसके अंदर जो है यही है, मतलब आई गेस उसके अंदर ना कोई दर्द है ना कुछ है, और वो बना गया ये गाना। तो ये गाने का जो अस्तित्व है वो बस इतना ही है कि नोट फेंको भाई। तो वो उसके लिए वो एक आर्ट है। उसको रिसीव करने वाले जो लोग हैं, अगर सुभाष नगर में अपने पापा का बिजनेस है और पापा कहते हैं कि जा जो गाड़ी लेनी है ले आओ, उस इंसान को शायद उतनी चीजें अफेक्ट करने वाली नहीं है जिसपे जो उसको वो उस तरीके का आर्ट कंज्यूम करवाएंगी। उसके लिए वही आर्ट है कि वाह हनी पाजी कह रहे हैं भाई नोट फेंको, चलो ये दारू पियेंगे भाई, आजा नीचे मिल स्कूटी पे। तो उसके लिए वो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेट रिमेम्बर जो चीजें रह द काइंड ऑफ स्टफ दैट यू विल रिमेम्बर, द काइंड ऑफ स्टफ दैट मूव्स पीपल एंड इज समथिंग, जब एक आर्टिस्ट को इमोशनली टर्मोइल होता है और वो चीज आती है, एक जो इमोशनल टर्मोइल होता है ना जब इंसान के अंदर, और उस चीज को अगर कह दिया जाए, तो वो ऐसी चीज है ना कि उससे ज्यादा मूव करने वाला, उससे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली आर्ट मुझे नहीं लगता कहीं होती है। क्योंकि एक इंसान किस कॉन्टेक्स्ट में अपने दर्द को बता रहा है ना, और जो जो बंदा सुनने वाला है ना वो अपने अलग कॉन्टेक्स्ट में एक दर्द महसूस कर रहा है, पर वो अगर वो चीज उसके अंदर भी वो टर्मोइल ला सकती है ना, तो वो एक बहुत पावरफुल चीज है। और आई थिंक ये होता है। जैसे कि मतलब अगर मैं पोइट्स की बात कर रहा हूँ तो गालिब और मान लो दाग दहलवी, बहादुर शाह जफर। मैं इन लोगों की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहादुर शाह जफर को जब तक एज एन एम्परर जानता था, मुगल एम्परर, लास्ट मुगल एम्परर जानता था, तो क्या नहीं होगा बादशाह के पास। बट अगर आप उनकी राइटिंग्स पढ़ोगे ना, उनकी शायरियां पढ़ोगे, तो वो उसमें कहते हैं कि एक एक उनकी गजल है जिसके अंदर वो बोलते हैं कि कोई दीवाना, बेसिकली तेरे घर तक के सफर में कांटे हैं और मेरे बाद कोई ऐसा दीवाना नहीं आएगा जो कि पैरों में छाले लेके यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद मेरी राख भी अगर मेरी राख, मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरी राख इसके दर पे रहने देना, मेरे आशिक के दर पे रहने देना। वो सुबह की हवा को कहता है कि कल जब तू आए तो कल मत आना, क्योंकि मेरी राख भी थोड़ी देर यहाँ रहे तो मुझे लगेगा कि मेरा इश्क मुकम्मल हुआ है। तो बहादुर शाह जफर को किस चीज की कमी होगी, और क्या क्या नहीं होगा उनके पास? मतलब शोहरत होगी, सब कुछ होगी, पर वो एक एक खालीपन, एक दर्द उनमें भी था, जो कि अब मैं जब उनकी पोइट्री पढ़ी तो मेरे को लगा कि यार वाह, ये इंसान ये कह रहा है तो इसका मतलब कि एक इंसानी दर्द जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकता है। और वो इंसान बादशाह जफर, मतलब वो मेरे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं फ्लाइट में था, मुंबई जा रहा था, और मैंने जब वो पढ़ी ना वो शायरी, जब मैंने वो गजल पढ़ी तो मतलब
मैं आई हैड चिल्स। तो आप देख रहे हो कि कहाँ जनरेशन में चीज लिखी गई, किस कॉन्टेक्स्ट में वो कही गई होगी। और वो मैंने जब अपने अंदर कंटेन करी तो उसने मेरे को मतलब हिला दिया, लिटरली इसे हिला देना ही कहते हैं। और फिर मैंने शायद उस दर्द को लेकर मुझे मेरे दर्द को एक्नॉलेज करने की डायरेक्शन मिली, जिससे कि मैं अपनी बात को बेहतर तरीके से कह पाऊंगा एज एन आर्टिस्ट। तो ये मुझे लगता है कि जो एक वो जो बात बोली है ना उसने तो बोली तो सच है, कि जब तक अंदर नहीं होता ना तब तक वो बात निकल के नहीं आती। जैसे मेरे साथ तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब मैं लिखता हूँ तो मैं बहुत पर्सनल राइटिंग है मेरी, मतलब बी इट ऑन एनी सोशल इशू ऑल्सो। मैं अगर खबर रोज देख रहा हूँ और वो सबकॉन्शियस में मेरे है, लेकिन जिस दिन वो मुझे डीपली यहाँ हर्ट करेगी ना मैं उसी दिन लिख पाऊंगा। वो हो सकता है कि वो चीज हुए 1 महीना हो गया, लेकिन जिस दिन मुझे हथौड़ा पड़ेगा ना उस बात का कि वो शिट ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे आसपास ये हो गया मेरे आसपास, और फिर मैं उस चीज को जब वो मेरे को अंदर तोड़ेगी वो चीज और मेरे को यहाँ प्रेशर बना देगी, तो इट्स अ वे ऑफ, मेरा तो एक तरीका है कि मेरा गुस्सा मेरा दर्द मैं निकाल के कागज पे रखता हूँ और फिर उसको फैला देता हूँ, ताकि मेरा ये चीज जो है ना यहाँ हल्की हो जाए। और जैसे कि मैं आपको बताया भी था कि फॉर सम रीजन मैं बहुत ज्यादा इमोशनली, हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज लाइक दिस, या तो दिस हैप्पी होगा या दिस सैड होगा, देयर इज नो मिड वे फॉर मी। सो उसी ने मुझसे लिखवाया है, मतलब कभी और मानसी मुझे बताई थी उस दिन कि वो एक्टर्स राउंड टेबल देख रही थी हॉलीवुड का, एंड दिस वाज समथिंग दैट एवरीवन ऑफ ऑल ऑफ दो स्टार्स टोल्ड, कि ये मैंने अपने थेरेपिस्ट को बोला कि भाई मैं बहुत एक्सट्रीम में इमोशंस फील करता हूँ एंड आई रिलेटेड टू इट। तो वो बोलता है कि अगर तुम ये नहीं कर पाओगे ना एंड नॉर्मल सी पे आ जाओगे तो तुम अपना जो एक आर्टिस्टिक साइड है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट गिव्स यू दैट आर्टिस्टिक साइड। सो फॉर मी इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि मेरे साथ तो दिल टूटने की शायरियां, मतलब आज भी मैं अभी नॉर्वे में गया हुआ था छुट्टी मनाने के लिए, और एक दिन रात को एक पुराना मौसम लौटा सुन रहा था मैं, जगजीत सिंह जी की गजल है, जी। और मेरी तबीयत खराब थी। वो सारी चीजें मिल के ना आई स्टार्ट क्राइंग, मैं रोने लग गया। मैं तबीयत खराब थी, मैं ऊपर बैठा था, बाकी सब नीचे थे, और मेरे को अपने पापा की मम्मी की याद आने लगी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट स्ट्रक टू मी दैट माय पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड। आज तक मुझे लगा ही नहीं ये सब इतना ग्रेजुअल होता है। और बहुत वो ट्रेजिक। गजल चल रही थी और मेरे फादर की डीपी थी वहां पे, और मैं वो देख रहा था, और सडनली मेरे को ऐसा लगा कि यार ये मेरे पापा के बाल सफेद क्यों है, और ये मेरे पापा तो, अभी तो मैं छोटा था और मैं था भी नहीं अपने देश में, तो मैं दूर बैठा था, तो वो जो एक डिस्टेंस होता है ना वो आपको रियलाइज कराता है कि आप कहाँ आ गए हो भाई, मतलब आप, और तबीयत खराब थी। तो इस इंसान की, फिर मैंने ये भी बोला था कि जो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में उसकी बात सुनकर मैं रो रहा हूँ किसी दूसरे देश में बैठा, तो ये पेन जो है ना यही है मुझे लगता है जो आर्ट करवाता है। हाँ, बहुत सही बात बोल रहे हो आप कि इट कम्स फ्रॉम आई थिंक अ डीप डीप फीलिंग। एंड शायद आई थिंक आपने जब जब तक जिंदा है लिखा था, आई थिंक दैट वाज आल्सो द टाइम ऑफ इट, बिकॉज जब मैंने वो गाना सुना तो आई कुड सेंस इट्स नॉट अ रैप, इट उसको रैप में शायद क्लासिफाई नहीं करेंगे ना आप उसको, आप एक रेगुलर इट वाज अ मतलब इट वाज अ फोक फ्यूजन, या फिर आप कह लो इट वाज अ ऑल्टरनेटिव हिप हॉप कह सकते हो आप उसको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑल्ट हिप हॉप टाइप होगा। हाँ, तो उसमें आई थिंक आपने शायद कोविड को डेडिकेट करा था और वो कोविड टाइम्स के अराउंड लिखा था वो। तो आई थिंक आई कैन रिलेट, एंड प्लीज टेल मी मोर अबाउट दैट सॉन्ग बिकॉज़ इट्स माय पर्सनल फेवरेट फ्रॉम योर डिस्कोग्राफी। रोती आवाजों के शोर में, बिखरी लाशों के बोझ में बोझ में जलते हैं। जलते हैं पर अ, जिंदा है। जलते हैं, सांसें गिनते हैं जब तक हम जिंदा हैं। जिंदा है, करेक्ट। अ, तो यार ये तो काफी, मतलब इस ये तो काफी ऐसा गाना था जो कि आउट ऑफ सैडनेस, मतलब ये एंग्स्ट नहीं था, ये गुस्सा नहीं था, ये एक सैडनेस थी, मतलब एक जो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और बहुत कुछ, मतलब
जो कि एक आदमी जब सोचता है ना कि मैं, जब तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि यार आप जितने भी अपने आप को फन्ने का समझ रहे हो, लेकिन आप कुछ नहीं हो यहाँ पे। मतलब ये जो चल रहा है ना खेल, इसमें आप कहीं कुछ स्टैंड नहीं करते हो। तो एक्चुअली ये तब की बात है जब जो डेल्टा वेव था, तो वो उससे बहुत डेथ्स हो रही थी जान सेकंड पहचान सेकंड के में। लोगों की। और तब तब मतलब रोज न्यूज आ रही थी किसी ना किसी की। तब मैंने मतलब एक रुको दोस्त करके एक कविता लिखी थी और एक और कविता लिखी थी। तो मैं पोइट्री लिख रहा था तब। और फिर न्यूज आती रहती थी, इतना डेथ फिगर बढ़ गया और गवर्नमेंट छुपा रही थी बातें, कुछ डेथ्स नहीं हुई। तो उसमें ये जो लोग थे ना, जो अंतिम संस्कार कर रहे थे, जो शमशान घाट में थे, और इन लोगों को कोई कवर नहीं था इनका। मतलब इन लोगों को ना ये इंश्योर्ड थे, ना इन लोगों की कोई सोशल सिक्योरिटी थी। ये आते थे फर्स्ट लाइन ऑफ वर्कर्स थे। और यही सबसे पहले कोई क्रिमेट कर रहा है जो बॉडी को, वो इंसान तो मतलब सबसे ज्यादा वनरेबल है। और उन लोगों के घरों में भी फैली, कुछ लोगों की डेथ्स भी हुई, लेकिन इन लोगों को ना कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं थी। और इनमें से अधिकतर ना जो कि है दलित बहुजन बैकग्राउंड से आते हैं, जो लोग करते हैं ये काम। और दूसरी चीज थी कि एक जो मैनुअल स्कैवेंजिंग थी, उस पे बोल दिया गया था कि कोई डेथ्स नहीं हुई है उससे। उस पे भी एक स्टेटमेंट आई थी गवर्नमेंट की कि कोई डेथ्स नहीं हुई है उनकी उसमें, और वी आर वेल इक्विप्ड। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग पे भी फिर बंदे उतर रहे हैं। अभी एक टैंक में बेचारा उतरा था द्वारका में या कहीं पे, मध्य, आई गेस बॉम्बे का था वो न्यूज। तो वो उस पर ठीक करने के लिए गए नीचे, और फिर वो वहीं ट्रैप हो गया, ही डाइड। एंड ऐसी न्यूज आती रहती हैं। और ये सब जो है, ये लोग एक ही, क्योंकि एक एक जात से आते हैं, तो उनको उसी कामों में बहुत गिवन है कि इन्हीं कामों में जाएंगे, एम्प्लॉय होंगे। चपरासी ही लगेगा, या फिर गटर साफ करने वाला ही लगेगा वो। और उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं था। तो वो जो न्यूज़ पढ़ रहा था ना मैं जब, तो मुझे लग रहा था कि यार ये कौन सुन रहा है मतलब इन लोगों की बात। और मतलब जिस टाइम पे परिवार के अंदर इतना डर है कि मतलब हर इंसान, हर दूसरे इंसान की खबर आ जाती है कि वो नहीं बचे, नहीं बचे, वो इंसान आगे खड़ा हुआ है और वो क्रिमेट कर रहा है बॉडीज को। और उसमें वो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्सपोजर है कोविड से, और कोई उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं है। इज जस्ट, वो कह रहा था कि हमारा कोई आईडी कार्ड भी नहीं है। मतलब हम लोग तो जस्ट एक टोकन है, मतलब नंबर, टोकन नंबर है। अगर हम कल नहीं रहे तो हमारे फैमिली को का क्या होगा। तो मैंने वो इंटरव्यू सुना था, वो वीडियोस वगैरह देख रहा था। और तब मुझे यही लगा कि यार ये लाइन सबसे पहले आई थी दिमाग में कि जलती लकड़ी सा है दिन, कब आया कब गया, बचते टुकड़े बस तू गिन, सब जाया बस खला है, रोती आवाजों के शोर में, और जलती लाशों के बोझ में, और मरते हैं सांसें गिनते हैं जब तक हम जिंदा हैं। क्योंकि उसे नहीं पता कि कितनी बची हैं, लेकिन वो रोज आ जाता है उधर। तो वो जो सैडनेस थी ना, वो बहुत ज्यादा, मैं एक दिन तो काफी सैड रहा। और मतलब वो माहौल ही ऐसा था। लेकिन फिर मेरे को लगा कि मैं इस पे लिखता हूँ। और मैंने सोचा कि मैं लिख के और ये करता हूँ कि इसको वी विल ट्राई टू यू नो गेट सम मनी। लोगों को बोलेंगे कि ये डोनेशन लिंक्स हैं जहाँ पे आप इन लोगों के लिए सपोर्ट कर सकते हो, ताकि उनको इंश्योर कराया जा सके। और मैंने फिर नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स है, NCDHR, मैंने उन लोगों से बात करी कि मैं चाहता हूँ ये करना, और आप लोगों के साथ जुड़ के मे बी वी कैन डू समथिंग, एंड हम स्टेक होल्डर्स तक बात पहुंचा सकते हैं, ताकि जो चीजें हैं वो तो हो। मतलब अगर इन लोगों को एक एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए जब वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग मतलब एम्प्लॉयड हैं, तो दे आर फ्रंट लाइन वर्कर्स का स्टेटस मिलना चाहिए उनको, और उस तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए।
तो वो हमने किया था, और वही मैंने अपने कीबोर्ड पे बैठा था मैं, और आई गेस पहली बार मैंने कोई गाना कीज पे कंपोज किया था। वैसे तो मैं मेलोडी क्रैक करता हूँ, लेकिन उस दिन मैं बैठा था तो मैंने वो गाना बजाया, और फिर मैंने भेजा अपने दोस्त को, और मैंने कहा यार ये गाना मुझे करना है। एंड मेरा जो प्रोड्यूसर है उसने भी बोला कि यार मैं, मतलब ये गाना जब उसने सुना तो उसने बोला कि इस पे तो मैं, मतलब दिस इज समथिंग जो कि एज वर्क नहीं है, ये दिस इज समथिंग दैट वी शुड डू। ये एक ऐसी चीज है, ऐसी बात है जो हमें करनी चाहिए। तो मैंने वो लिखा। फिर उसके बाद मेरा दोस्त है बर्कली में, अग्ने, और वो भी काफी वोकल है, मतलब वो यूएस में करता है। ही ऑर्गेनाइजेस इवेंट्स एंड ही इज विद पीपल हु वर्क फॉर दलित राइट्स एंड आवाज उठाते हैं। तो उसने वो गाया गाना, और मैंने उसका रैप किया, और वेदांग ने प्रोड्यूस किया, और फिर 1 साल लग गया, लेकिन हम वो गाना निकाल नहीं पाए थे। जिस वक्त निकलना था, जिस वक्त मैं, जो मेरा इंटेंशन था, वो हो नहीं पाया, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था यार। मतलब मैं आप गाना मैंने लिख दिया, सब कुछ कर दिया, बट वहाँ वो भी फंसा हुआ है। यहाँ पे मेरी चाची की एक बार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, तो उस बीच हम लोग भी बहुत डर गए थे, और वो उस सब माहौल में मैं नहीं कर पाया। फिर उसको 1 साल लग गया, लेकिन 1 साल बाद हमने जब निकाला, तो हमने मतलब यही चाहा था कि इस पे कुछ बदलाव हो, लोग शायद लोग बात करें इस बारे में। एंड अगर अगली वेव आ रही थी, जबकि ओमिक्रॉन के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि अगर ये भी इतना डेडली है तो एटलीस्ट ये लोगों को इंश्योरेंस कराई जाए। बट बट मतलब लकीली वो ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा वैसा नहीं निकला, डेल्टा जैसा। लेकिन हाँ, मैं भी काफ़ी वो था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने वो बात बोली, और मैं वो बात कह पाया। मतलब जो मेरे अंदर वो सैडनेस थी उसको मैं उतार पाया। एंड काफी लोगों ने रिलेट किया उस चीज से, एंड लॉट ऑफ पीपल आल्सो फेल्ट इमोशनली अबाउट दैट ट्रैक। एंड मुझे लगता है कि यही मेरा पर्पस था। मतलब अगर तो मैं, जो मेरा दुख है किसी चीज को लेकर, और जिस दुख को, जिस कॉन्शियसनेस है, जिस सेंसिटिविटी से, शायद उस सेंसिटिविटी का होना पूरी सोसाइटी के लिए अगर हो जाए वो, तो कितनी चीजें बदल जाएंगी उन लोगों के लिए। तो अगर वो गाना सुन के 50 लोगों के अंदर भी वो सेंसिबिलिटी आती है, तो शायद एक तरीके से मैंने अपनी आर्ट फॉर्म से ना सिर्फ पर्सनल, बट एक 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 अपने आसपास के सर्कल में एक बदलाव, छोटी सी कोशिश करी मैंने। और वो उसका पर्पस था, जो कि मेरी तरफ से था नहीं जब मैं लिख रहा था, इट वाज पर्सनल, बट व्हेन इट डिड दैट एंड पीपल वर एक्चुअली इमोशनली अफेक्टेड विद दैट सॉन्ग, तो मुझे लगता है कि आगे वो जब 10 लोगों से बात करेंगे, तो वो भी वो एक सेंसिबिलिटी उनको बताने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे ही बदलेगा धीरे धीरे, ही सब कुछ बदलता तो ग्रेजुअली है। नहीं, आपने बहुत सही बात बोली कि मैं भी जब कोई एपिसोड रिलीज़ करता हूँ जस्ट एडिंग देयर, तो मतलब कोई ये नहीं सोचता है कि यार काम, मैं तो ये सोचता हूँ कि यार 5 लोग सुन ले, और 5 हाँ, लोग का कुछ थिंकिंग अगर इधर से थोड़ा-सा शिफ्ट हो, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, मेरे लिए मोर देन इनफ है। वेरी रिसेंटली लास्ट एपिसोड मैंने रिलीज़ करा था, तो उसपे एक यूट्यूब पे एक कमेंट आया था, वो और उसने लिखा था कि बहुत बढ़िया बात वंदित भाई, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट। आई थिंक दैट वाज़ इट। आई थिंक आई मेड इट मेड माय डे। एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, दे आस्क मी दिस क्वेश्चन कि भाई तुम प्रमोट क्यों नहीं करते हो? तुम क्या फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए बना रहे हो? इतना लिमिटेड नीश ही है ये क्या? ये आगे और मैंने बोला भाई यार छोड़ दो इस बारे में, तुम नहीं समझ सकते। क्योंकि एग्जैक्टली। जब आप किसी किसी एक मुद्दे को टारगेट करके जब आप कुछ बनाते हो, तो फिर आप ना ये इतना नहीं सोचते कि भाई मैं हुआ कि नहीं हुआ, मैं क्या हुआ, बड़ा हुआ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, सही बात है। मतलब मैं बहुत एग्री कर रहा हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि शायद मैं भी बहुत हद तक ऐसे ही हूँ, शुरू से ऐसे ही हूँ। आज भी कोई गाना निकाल के, मेरी कोई आइडियली रहनी चाहिए स्ट्रैटेजी, लेकिन हाँ, मतलब एक कुछ सेट तरीके रहते हैं जो कि मैं करता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं फिर एक बार मैंने कर दिया ना वो, तो फिर वो मैं सोचता हूँ वो बाहर है, लोगों के पास है, अब जो उसका होगा ना वो लोग हाँ, करेंगे। बिल्कुल, वो वो चला गया है। इट्स इन द हाँ यूनिवर्स, पीपल पिक इट, हाँ, इट विल। बोल रहे थे ना वो, जो किसी पे मैंने एक एल्बम निकाली थी, ईपी थी, मतलब मुद्दा क्या है करके, उसमें हाँ गाना यार, था कब तक सहेंगे।
तब तक तो सही, करेक्ट। ये मैंने तब न्यूज़ में ना बहुत कुछ मतलब कुछ भी होता था, मतलब कुछ चिल्ला रहा है और वो मीडिया ट्रायल चल रहा है वो उसका रिया मुखर्जी का, और वो ड्रामेबाज़ी चल रही होती थी, और मतलब मैं तो हैरान हो गया कि चल क्या रहा है। और मतलब उस टाइम पे निर्भया का निर्भया केस हुआ था तब शायद, निर्भया केस ही था, हाँ। तो तब मैंने बोला कि यार ये नहीं, निर्भया नहीं, निर्भया केस निर्भया ही तो था। 12 में हुआ था मेरे ख्याल से, सॉरी, हाथरस हाथरस हुआ था। हाथरस हुआ था, हाँ, हाथरस हाथरस हुआ था। तो हाथरस के आसपास और चीजें हुई थी जिसमें एक एक दूल्हे को, मतलब एक दूल्हा था जो कि दलित कम्युनिटी से था, और वो गांव से निकल रहा था अपनी बारात लेके, तो उसको मारने लग गए थे लोग। और बहुत सारी चीजें हो रही थी साथ साथ, और मीडिया ना उस बारे में बात ही नहीं कर रही थी। तो वो एक इनिशियल टाइम था जो ट्रांसफॉर्मेशन का था, मतलब कि जब मैं पर्सनली देख रहा था कि क्यों नहीं बोल रहे इस बारे में, और ये बात क्यों नहीं कर रहे इस बारे में। और मेरे को बहुत गुस्सा आता था, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि यार ये तो कमाल हो गया, हमने तो जर्नलिज्म पढ़ा भी है, तो ये बात ही नहीं करते उस बारे में। और मीडिया ही तो बताएगी भाई उनको। तो अब अब तब मैंने ये किया था कि भाई मुद्दा क्या है, मतलब वो मेरे अंदर का एक इमोशन था, और उसमें मैंने 3 गाने बनाए, और उसमें मैंने वो बना के डाल दिए थे। जब मैंने रात को मैं एक गाना रिलीज करके सोया, कब तक सहेंगे, जो कि एक सच था, मतलब वो तो एक ये चीज थी कि बचपन से हम देख रहे हैं, डॉक्टर भी पूछता है कि मतलब डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा होता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई बार, तो एक बार मेरे भाई की नी सर्जरी थी, तो उससे पूछ रहा था कि कुमार के आगे क्या लिखते हो। तो अब ना वो एक जो रहता है ना लोगों का कि क्या क्या भाई क्या कास्ट है, वो एक हमेशा रहता है डॉक्टर जैसा है, मतलब एक बंदा जो है, कुमार तो कोई सरनेम नहीं होता है, तो ऐसे बोलते हैं लोग। तो अब ये बचपन से देखना, और ऑफिसों में बातें सुनना लोगों की, ये सब बॉइल्ड अप हो रहा था, ये गुस्से में मैंने लिखा था। तो रात को जब मैं करके सोया और मैं सुबह उठा, तो वो बहुत शेयर हो चुका था सुबह तक। और मैंने कुछ नहीं किया था उसमें, मतलब मैंने तो बस अपनी बात डाल दी थी वहां पे, बट लोगों को उससे एक स्ट्रेंथ मिल रही थी। और फिर उसके बाद मुझे वो विशाल डडलानी का मैसेज आया था, उन्होंने मुझे टैग किया, स्टोरी पे डाला, और बोला कि आई एम विद यू, तुम्हें कुछ भी लिखवाना हो बनवाना हो, आई एम देयर इन सपोर्ट। अब मैंने कुछ सोचा कि मैंने अपने बेडरूम से बना के गाना डाला, वो उस तक कैसे पहुंच गया। मैंने तो कोई प्लानिंग स्ट्रैटेजी कुछ नहीं थी, बट इससे बड़ी विन, खैर वो तो एक बात हो गई, लेकिन इससे बड़ी विन मेरे लिए थी, मेरे को ना एक बच्चे का मैसेज आया था आंध्र प्रदेश से, जिसने मुझे बोला था कि मेरे को आपके इस गाने को सुन के ना बहुत मैं पावर से भर गया। और हम मैं और मेरा दोस्त स्कूल जाते थे, तो जो बच्चे थे एक कास्ट के, अपर कास्ट के, वो हमें छेड़ते थे, और वो हमें ना बहुत कुछ कुछ गाली देते थे, और हम कई बार छुट्टी मार जाते थे या जाते ही नहीं थे स्कूल। और मैं गली से रास्ता बच जाता था, कहता कि मैं इस बार अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंस में जाऊंगा, और मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देखूंगा, और मैं आपके गाने को बहुत सुनता हूँ और मेरे को पावर आती है इससे। तो मुझे लगा कि यार उस बच्चे की, क्योंकि ना वो बहुत मुश्किल है, वो आप पावर कहाँ, मतलब वो आप वो स्ट्रेंथ कहाँ से लाओगे टू फेस दिस, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन उस बच्चे को अगर उस मेरा मैं मीडियम बन गया उसका ना, तो मेरे लिए तो मेरा गाना हो गया डन, मतलब हाँ यार, और सक्सेसफुल है। क्या चाहिए यार, मतलब दैट्स इट। और वो भी मतलब एक शहर में तो अलग बात होती है, लेकिन एक आंध्र प्रदेश के गांव में किसी बच्चे तक पहुंच गया वो, जो कि जो कि उस चीज से इफेक्टेड है, मतलब जो जिसके लिए वो गाना एक सच में, मतलब एक जो उसकी बात कह रहा है शायद। करेक्ट। तो फिर मतलब मुझे लगा कि यार ये अच्छा किया मैंने बना के, बस यही है रीजन मुझे लगता है करने का, और क्या है। इसमें तो ये तो बहुत हमने एक इनवर्ड लुकिंग बात भी करी नवीद, बट आउटवर्ड लुकिंग अगर मैं पूछूं, आप और मैं, इसका जो फ्लिप साइड है, हम दोनों ही कहीं ना कहीं कंटेंट की दुनिया में कुछ ना कुछ तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। तो आप अपनी उस डिजायर को बैटल कैसे करते हो, जो डिजायर बोलती है कि यार शायद मुझे भी नोन होना है, मुझे भी
रोलिंग स्टोन के कवर पेज पे आना है, या मुझे भी हज़ारों का कॉन्सर्ट करना है, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं गाड़ी से उतरूँ और एक कारपेट हो और लोग फ्लैशेज़ ऑफ कैमराज़ मेरे आस-पास हो। हाउ डू यू हैव, आई मीन, आई अज़्यूम कि हर आर्टिस्ट में कहीं न कहीं ये हिडन डिज़ायर्स होती हैं। हाउ डू यू बैटल दोज़ डिज़ायर्स? उससे आप कैसे रूबरू होते हो? कैसे करते हो? थोड़ा बताओ ना। मतलब मैं ना जब छोटा था, जब छोटा था तब की बात बताता हूँ। मैं हमेशा ऑ में रहा हूँ इस चीज के। मैं हमेशा ना ऐसा करना चाहता था कि हम्म, मतलब मुझे लोग जाने। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि वो जो एक फैसिनेशन है ना टूवर्ड्स, मैं जैसे वीजेस को देखता था, या जब मेरे जनरेशन में एनडीटीवी मेट्रो नेशन था एक चैनल, उसका एक होस्ट होता था, मैं उसको देखता था तो मुझे लगता था यार इसकी आवाज कितने लोग सुन रहे हैं। तो वो चीज मेरे में हमेशा से थी। और मैं बॉलीवुड बहुत बहुत फिल्मी हूँ, मतलब फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को ना वो हीरो सुनील, मेरे को शाहरुख खान से ज्यादा सुनील शेट्टी बनना था, समझ रहे हो? मतलब सुनील शेट्टी बनियान पहन के कहीं भी चला जाता था और कैसे भी कुछ भी कर जाता था। वो एक उसमें एक वो स्टार था इन इज वन वर्ल्ड, मेरे लिए वो एक था। मतलब कि वो एक जो है ना, मतलब ऑरा, वो मुझे बहुत ल्योर करता था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा, क्या होगा। वो मेरे अंदर एक हीरोगिरी छुपी हुई थी बचपन से। जब मैं बड़ा हुआ तो द सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी एंड द चेंज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, उन सब में ना वो जो एक फैसिनेशन थी ना, वो सब ऐसे निचोड़ के कहीं चली गई। फिर जब मैंने म्यूजिक करना शुरू किया ना, तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं आई कैन इम्पैक्ट, आई कैन हैव सम इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल। मतलब एनीवे मैं सोशल, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन्शियसली, बट मैं कह रहा हूँ कि म्यूजिकली भी, मतलब कोई मेरा गाना सुन रहा है तो इतने लोग सुन रहे हैं, तो वो एक जो पावर है ना, वो बहुत एक फुलफिलिंग चीज लगी मुझे कि वाह यार। तो मेरा पहले पर्पज यही था म्यूजिक बनाते हुए कि भाई मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब कोई मुझे चाहे पैसा मिले चाहे इससे ना मिले, मेरी बात मैं कहूँ, मैं कागज पे लिखूं और कमरे में रिकॉर्ड करूं और लोग सुने, तो मजा आ रहा है मेरे को। उस चीज से मजा आने लग गया। और मैं नहीं देखता था कितने लोग सुन रहे हैं, मैं बस ये देखता था कि वाह यार मैंने गाना निकाला और लोगों तक पहुंच रहा है। फिर करते करते वो चीज का एक वो आ गया, ब्रिम तक पहुंच गई, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। फिर मुझे लगा कि यार लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं। फिर लोग सुनने लग गए और ज्यादा स्ट्रीम्स आने लग गए। फिर तब तक मेरे को थोड़ा सा ऐसा भी नहीं था कि, तब तक मेरे दिमाग में वो नहीं था कि मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि मैं इधर आ जाऊं, इस कवर पे आ जाऊं। लेकिन मैं फिर पहली बार पब्लिश हुआ तो उस चीज से भी एक्सपोज हो गया कि वाह पब्लिश होके इतना अच्छा लगता है, तो अब मैं और पब्लिश हो जाऊं। तो वो मैं और पब्लिश होने लगा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार शोज, मैं तो कंप्यूटर से ही बात कर रहा हूँ, लोगों को मुझे लाइव जाना है। जब तक मैं लाइव नहीं गया था ना, तब तक मेरे दिमाग में वो बात नहीं थी। मैं परफॉर्म करता था, वैसे मेरे को पसंद था, लेकिन स्पेसिफिकली मैं अपने गाने परफॉर्म कर रहा हूँ कहीं पे और लोग वो सुन रहे हैं और मतलब दे आर रेसिप्रोकेटिंग, वो जब मुझे चस्का लगा ना, तो वो मेरे को लगता नहीं है कि उससे दूर जा सकते हो आप। वो एक बार आपको लग गया ना, तो आपको मजा आता है। और मैं अब पिछले साल मैंने ये सोचा, मैं अब तक नहीं था, मतलब मेरा अब तक था कि जो मैं कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए। आई वॉन्ट टू मेक आर्ट। मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊं बड़े होके, या मैं कितने पैसे कमा लूं, या मुझे इतने लोग सुन लें, मैं अपना काम करता रहूं। पहले ऐसा था, लेकिन अब ना मैंने सोचा है ऑनेस्टली पिछले साल, और ये मैंने मैंने कहा कि यार ऑलवेज आई बीन लिविंग इन डिनायल। मतलब मैं, हाँ, ये एक तरीके से ये हो गई कि मैं तो अपना कर लूं, पर मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरा नहीं घुस रहा। आई एम नॉट ऑल इन। एक तरीका यही है कि मतलब मैं अगर ये बोल रहा हूँ ना कि मैं कर दूं, फिर उसके बाद जो होता है वो हो जाए, तो मैं अपने म्यूजिक के साथ ही जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड, यू नो, मैंने गाने और ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली डालने शुरू करे। जी। मैंने शोज पे और ज्यादा फोकस करना शुरू किया। मैं जब अभी कॉन्सर्ट करने गया था उदयपुर में,
तो वो बहुत जबरदस्त था, मतलब वो बहुत जबरदस्त था। तो मैंने उसकी वीडियो फुटेज बनवाई, मतलब मेरे को था कि मेरी फोकस है, तो मैंने उनको बोला कि यू विल शूट इट राइट, एंड आई मेड इट श्योर कि वो लोग उसको कवर करें, क्योंकि अब मैं उस चीज को आगे दिखाऊंगा, वो चीज से मुझे और शोज मिलेंगे। तो वो जो एक है ना, मेरे को अब है कि अब इस साल आई एम मोर सेट एंड आई हैव दिस इन माय हेड कि आई वांट टू गो आउट एंड परफॉर्म। मैं मुंबई जा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि वहाँ लोग हैं जो कि इन बातों को भी समझते हैं, जो कि ज्यादा अच्छी ऑडियंस है, जो मुझे लगता है कि ज्यादा रिसेप्टिव ऑडियंस है टुवर्ड्स आर्ट। दे आर मोर, ज्यादा कदर करते हैं आर्ट की। तो मैं अलग अलग वेन्यूज में परफॉर्म करूंगा, एंड ये गिफ्ट है, मतलब जो मुझे मिला है, मैं इसको आधे में नहीं छोड़ना चाहता। आई वॉन्ट टू जस्ट मेक श्योर कि मैं अगर गाना बना रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ मैं वो करूँ। और मैं मैं पहले दूर भागता था इन चीजों, जो आप कह रहे हो ना कि हाउ डू यू कीप दोज थॉट्स अवे, बट नाउ आई हैव दोज थॉट्स इनसाइड मी कि, लेकिन एक मेरे जिंदगी में एक चीज क्लियर है और शुरू से है वो, कि कुछ भी ना अभी नहीं मिल जाएगा। तो जो पेशेंस है ना वो मेरे में है, क्योंकि मैंने देखा है, अभी मैंने इतनी जर्नी में वो ग्रेजुअली ना ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, और अगर वो ऐसे चला जाए ना तो वो ऐसे ही नीचे आएगा। लेकिन मुझे मुझे ना मजा आ रहा है एवरी पैकेट ऑफ दिस, जो कि इस सफर के अंदर एक एक जो पैकेट ऑफ हैप्पीनेस है ना, मैं इसे जी रहा हूँ। तो मेरा बस यही मन है कि मैं आगे भी करता रहूं यही सब, और अपनी तरफ से फुल ऑन दूं, एंड आई जस्ट एंजॉय दिस जर्नी। एंड यही है यार, कोविड में हम लोगों ने देख लिया कि कल ही नहीं पता क्या होगा। हो सकता है कल ही चीजें बदल जाएं। तो जब तक मैं हूँ तब तक मैं अपना बेस्ट दूं। और रही बात वो कवर्स वाली और रोलिंग स्टोन वगैरह की, तो मुझे लगता है कि वो तो उससे मैं दूर नहीं अब खुद को रखता। तो मुझे तो ये रखता है कि जितनी कोई बात करे उतना बेहतर, और जितना म्यूजिक को कोई जाने, क्योंकि ये है ना कि पहले शुरू में ये भी थी कि मेरे को मेरे दोस्त ही, खुद के दोस्त कहते थे कि यार तू ना कुछ वैसा बना, ये इस तरीके का रैप बना। वो मुझे इनके गाने दिखा देते थे मेन स्ट्रीम रैपर्स के, मतलब रफ्तार या ये जो भी, मतलब जो कि थोड़ा गैंग और थोड़ा इन पे गाने बना रहे थे। लेकिन मैं गाना ना मोर ऑफ पोइट्री, मोर ऑफ लोफाई म्यूजिक, वो मेरा एक जोन था। मोर ऑफ मेलेडी इन रैप, मोर ऑफ पोइट्री इन रैप। और मेरे भाई ने मुझे बोला कि भाई, मेरा छोटा भाई है, तो मैंने गाना बनाया था खो गया, जो कि काफी शेयर हुआ था। तो मैंने उसको सुनाया तो उसने बोला दिस इज टाइमलेस म्यूजिक। उसने बोला कि ये गाना आज से 15 साल में भी कोई सुनेगा तो भी वो तेरे को रेलिवेंट, तो भी ये गाना रेलिवेंट है, दिस इज टाइमलेस स्टफ। एंड ये गाना एक हिप हॉप लिसनर ही नहीं सुनेगा, ये गाना कोई नॉर्मल इंसान जो रैप, जिसके लिए रैप शायद कुछ नहीं है लेकिन उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उसने बोला यू आर डूइंग दिस एंड नो वन एल्स इज डूइंग दिस, सो यू शुड कीप डूइंग दिस ओनली। एंड ऑनेस्टली जब सारे दोस्त बोल रहे हैं ना कि यार ये तो पता नहीं चलता है या नहीं चलता, तो आज जब मैं सोच रहा हूँ कि यार तब से आज मैं आया हूँ, तो आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ एंड ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो आई विल कीप बिलीविंग इन माई सेल्फ इज वॉट आई विल से, एंड नॉट कीप दोज थॉट्स अवे। जस्ट जस्ट पुट आउट गुड म्यूजिक, गुड आर्ट एंड ऑनेस्ट आर्ट, जो कि मैं चाहता हूँ, मुझे जो सही लगती है। और फिर वो रोलिंग स्टोन जाएगी या फिर कहाँ जाएगी वो तो मुझे पता नहीं है। तो मुकद्दर लेके जाएगा आपका कहीं ना कहीं तो। हाँ वही है कि लेट्स गो वेयर लाइफ टेक्स अस, एंड प्लान नहीं करता मैं कभी चीजें। वेरी गुड। मेरे पास ना बहुत सारे टेक्निकल छोटे छोटे सवाल है, ठीक है? जस्ट बिकॉज एनीबडी, शायद अगर आपके भी कुछ फैन सुन रहे हो जो बडिंग आर्टिस्ट हो, उनको भी शायद ये, आई एम श्योर उनके भी ये सवाल होंगे। एंड आई थिंक एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इट टेक्स टू बी अ लिरिसिस्ट। मतलब आप लिख रहे होते टाइम से, इनफैक्ट मैंने भी काफी बार सोचता हूँ यार कुछ लिखूं मैं, कुछ गाने वाने, वो हो नहीं पाता टू बी ऑनेस्ट, बट व्हाट इट टेक्स रियली टू बी अ लिरिसिस्ट। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक एक जो भी भाषा है आपकी, मतलब अगर आप जिबरिश भी लिख रहे हो, जैसे कि वो किशोर कुमार का गाना है ना, रग 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 रे, रग 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 रे, रग 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 रे, वो झुम्प पिचक के झुंच पिचक, मतलब वो बंदा लिरिसिस्ट ने वो सारी चीजें लिखी हैं, मतलब भाषा
भाषा वो हिंदी नहीं है, वो कुछ नहीं है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपकी कंफर्टेबल भाषा, चाहे वो आपकी क्रिएटेड भाषा ही है, उसमें भी अगर आप राइम कर पा रहे हो अपनी बात को, और मजे से कह पा रहे हो, और वो दूसरे बंदे तक पहुंचा पा रहे हो, तो आप भी लिरिक्स लिख सकते हो। एंड कोई ऐसा हार्ड फास्ट नहीं है कि इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने हैं। जो जावेद अख्तर साहब जो हैं, इतने बड़े लिरिसिस्ट हैं, एंड ही इज द बहुत, जब हम छोटे होते हैं ना तो वी एम फैसिनेटेड विद पीपल हु यूज वोकैबुलरी और बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके, और जो वाह क्या लिखा है मतलब। और गुलजार साहब जो है, उन्होंने इतने बड़े बड़े गाने लिखे हैं, उन्होंने इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव लिरिक्स राइटर्स। मतलब कि जहाँ तेरी पैरों पे कवल खिला करते थे, और तेरे कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी। मतलब ये जो बात उन्होंने बोली, ये बहुत एक फैसिनेटिंग मेटाफर है मतलब। बट मैंने फिर, जब तुम बड़े होते हो ना, तो तुम रियलाइज करते हो कि जैसे जावेद अख्तर साहब है, वो इतनी सिंपली बात कहते हैं कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू बताऊं अगर तुम कहो, और चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पे मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। मतलब इतनी बड़ी बातें करके, और इतनी लास्ट की लाइन में कहते हैं कि बस इतना सा ख्वाब है। और ये कितनी कितनी ज्यादा कोलोकियल बात है ना, मतलब एक इंसान की बात है। तो मुझे लगता है कि अगर हम कितनी सिंपली कह सकते हैं ना, वो एक बहुत जरूरी चीज है। और देखो, लिरिसिस्ट तो ऐसा नहीं है ना कि मेन स्ट्रीम में ही है, पंजाबी में भी हैं, देन खड़ी बोली में भी हैं, भोजपुरी में भी हैं। हर कोई एक जैसे मान लो कि मनोज तिवारी के जो गाने हैं, वो भी तो कोई लिरिक्स ही लिख रहे हैं ना उसके भी। बढ़िया लेकिन गाने हैं अलग वो। ही, वो जो लिख रहा है वो एक अलग ही जोन में लिख रहा है। लेकिन करने को वो भी लिख रहा है, और करने को मतलब साहिल लुधियानवी ने भी आए लिखे हैं, जो सिंपल गाने हैं, बट इतनी बड़ी बात है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मतलब कितनी बड़ी बात है, एंड इट्स ऑल्सो टाइमलेस। इट्स सो ऑल्सो टाइम। लिरिसिस्ट जो है, मैं तो यही बोलूंगा कि एक तो पढ़ो, बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना लिखने से पहले। क्योंकि हम कौन, कितने लोग किस बात को कितने तरीके से कह सकते हैं, वो तभी पता कर सकते हैं जब हमने वो चीज कही हुई सुनी हो या पढ़ी हो, हमने वो एब्जॉर्ब किया हो। एंड वो तैयारी, जब एक भाषा को हम समझ जाते हैं कि ओके ये ऐसे ऑपरेट होती है, तो ना हम अपना लिखना शुरू करते हैं, तो वो बनती जाती हैं चीजें। एंड जिंदगी को ऑब्जर्व करना बेस्ट चीज है। मतलब मुझे लगता है कि जिंदगी से ही निकलता है म्यूजिक। और किस चीज पे लिखोगे, मतलब आप कोई भी गाना उठा लो, वो कुछ ना कहीं हो रहा है। तो अगर हम और ज्यादा जिंदा होके जी सकते हैं, और ज्यादा अवेयर होके, ज्यादा कॉन्शियस होके जी सकते हैं, अपने आसपास की चीजों को महसूस करके जी सकते हैं, तो हम ज्यादा अच्छे लिरिसिस्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि वही कुछ बातें होती हैं जो कि शायद किसी ने देखी नहीं होती, मैं जी रहे होते हैं सब, पर देखी नहीं होती हैं। तो वो कह देना ही है जो कि अलग बनाता है एक लिरिसिस्ट को। हम्म। मतलब पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गेटिंग इनटू राइटिंग। ये सबसे आई थिंक लोग मिस कर देते हैं ये बात। वो सीधे लिखने में एग्जैक्ट, शायद आई थिंक जंप कर देते हैं। हाँ मतलब जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे को बोला था किसी ने कि तुम्हें 10,000 शेर इतने साल की उम्र तक, उनको काफी 12 साल 14 साल की उम्र में शायद इतने शेर याद थे। और फिर वो बोल रहे थे कि शायद मैं गलत हूँ पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि 1 लाख शेर उनको याद थे एक टाइम तक। तो वो कह रहे थे कि तुम याद करो शेर, और तुम्हारे दिमाग में जब वो छप जाएंगे ना, तो तुम्हें बहर जो कि मीटर होता है उसका वो हो जाएगा अंदाजा। और तुम्हें ये पता चलेगा कि किस बात को कितने में कहा किसने, और किस तरीके से कहा जाता है। जब तुम्हें वो यूज टू हो जाओगे ना उसके, तो तुम लिखोगे तो तुम उसी ढांचे में लिखोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर है, वो दिमाग के अंदर बसा हुआ है वो ढांचा अब। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। और नवीन एक बात बताओ, मतलब अगर किसी को यू नो समबडी डज़ अ रैप, शायद वो खुद ही लिखता हो, प्राइवेट में करते हो वो, अ, हाउ कैन दे गेट पब्लिश्ड, और वो अपना खुद का छोटा-मोटा
स्मॉल एल्बम कैसे निकाल सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? हाँ हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो अगर वो डिपेंड करता है कि आपको किस मीडियम पे। यूट्यूब सबसे बड़ा मीडियम है, मतलब अगर आप अपने घर पे भी एक कैमरा सेटअप करके और पीछे म्यूजिक स्पीकर पे बजा के और अपने रैप को बस बोल भी रहे हो ना, पर उस कंटेंट में जान है। वो वीडियो चाहे इतनी सुंदर ना हो, मतलब वो बैकग्राउंड इतना सुंदर ना हो, आप देखोगे, आपने वो देखा होगा जो पैलेस्टीन पे एक छोटा बच्चा रैप करता है, अब्दुल, MCA रैप करके उसका इंस्टाग्राम चैनल है, तो सब अगर चेक करना चाहे तो। वो छोटा बच्चा है, वो रैप करता है पीछे जो बॉम्बिंग होती है जब, तो वो पीछे पूरे खंडर होते हैं, तो वो वहां बैठ के उसने शुरू किया था। एंड उसको डीजे खालिद, जेजी, सॉरी जेजी तो इंस्टाग्राम पे नहीं है, मतलब बड़े से बड़े रैपर्स, मतलब एवरीवन फॉलोज हिम अक्रॉस द वर्ल्ड। MCA रैप करके उसका हैंडल है। और वो कहाँ बैठा है, मतलब वो तो इतने क्राइसिस के सिचुएशन में बैठा है, वो कहाँ ग्लैमरस वीडियोस तो नहीं बना रहा है, लेकिन वो जो बात कह रहा है ना, लोगों को उस बात में इंटरेस्ट है। तो अगर किसी को अपना म्यूजिक रिलीज करना है तो आई थिंक एक कमरा, एक कोना हो जिसके अंदर की अपना वीडियो फोन लगा के वो अपना रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दें। और अगर कंटेंट अच्छा है ना, पीपल डोंट गिव अ डैम अबाउट कि कहाँ शूट हुई, किस पे क्या हो रहा है। और आप देख ही रहे हो इंटरनेट पे जो सेंसेशन है सारे, मतलब मूंगफली बेचने वाला बंदा कच्चा बादाम गाता गाता वो ट्रेंड बन गया। और ऐसे ही जो गांव गली के लोग गा रहे हैं, कहीं पे कोने में बैठा हुआ कोई किसी गांव में गा रहा है, वो इंटरनेट पे वायरल होके अगले दिन उनको रिलीज करने को बात करने लगते हैं लोग। हिमेश रेशमिया एक फीमेल सिंगर को ले आया था। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट तो सबसे बड़ी पावर है। देन अगर आपको प्रॉपरली ट्रैक रिलीज करना है, उसका प्रोसेस है कि देर आर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लाइक डिस्ट्रोकिड, लाइक ट्यून कोर, और ऐसे बहुत सारे सर्विसेज रहते हैं जिसके अंदर कि आप जो है एक अकाउंट बन जाता है आपका, और आप अनगिनत गाने डाल सकते हो उसमें। डिस्ट्रोकिड में ऐसा है कि डिस्ट्रोकिड आपसे एक फीस लेता है 2,000 रुपये पूरे साल की। उस पूरे साल के अंदर आप जितने गाने डाल सकते हो आप डालो। डिस्ट्रोकिड विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, इवन टिकटॉक, अब यहाँ तो बंद हो गया है, ऐसे बहुत सारे, अमेजोन म्यूजिक एंड देन ड्रीजर, इंटरनेशनली भी आई हार्ट रेडियो, you name it and they distribute it. And there you can आप अपनी कवर फोटो जो है गाने की, जो कवर आर्ट है, आप शूट करके एडिट करके उसे अपलोड कर सकते हो। आप अपना गाना रिकॉर्ड करके घर पे, आप एक माइक वगैरह लेके अपने घर पे ही सेटअप में रिकॉर्ड करके, देन यू कैन जस्ट पुट अ वेव फाइल देयर एंड वो गाना अपलोड हो जाता है। और इट्स एज सिंपल एज दैट। एक कवर फोटो रहेगी, एक टाइटल आप डाल दो, एक अपना गाना डाल दो और सबमिट कर दो, और वो अप्रूव हो जाता है विद इन 24 आवर्स, एंड देन यू आर आउट देयर इन द वर्ल्ड। वाह! और स्पॉटिफाई में एक अच्छी चीज है कि स्पॉटिफाई जो है एल्गोरिदम में पकड़ता है चीजें। और मेरा एक गाना है बारिशें करके, हाँ, हाँ, वो सबसे वो ज़्यादा हिट है गाना आपका। मैंने कोविड में मैं ऐसे ही बैठा था, तो मेरे को याद आ रहा था कि यार जब हम घूमने जाया करते थे तो क्या दौर थे वो। तो वो बारिशें, उन बारिशों के बारे में मैंने लिखा था, नॉस्टैल्जिया के बारे में लिखा था। वो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, मतलब समझ लो। तो मैंने जब मैं डाल रहा था तो मैंने मानसी से पूछा था कि तब मैं फोन पे उससे बात कर रहा था, उसने मुझे बोला कि यार वो तो नहीं, वो क्या डालेगा, वो तो ऐसे ही था। तो दिस वाज द फर्स्ट, आई ऑलवेज टेक हर एडवाइस बिफोर रिलीजिंग एनीथिंग, एंड वो हमेशा काम करती है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट अगेंस्ट हर एडवाइस, एंड मैंने सोचा यार डाल देते हैं। एंड वो गाना तो मतलब रील्स बनाने लग गए लोग उस पे, एंड वो उसको, तो हिट था यार, वो तो हिट था। हाँ उस पे मतलब वो 7,500 के करीब उस पे रील्स बन गई, और उस पे 500,000 हो गए हैं स्पॉटिफाई पे। मेरा अकाउंट में आपको बताऊंगा कि मेरे को 100 मंथली लिसनर्स थे मेरे, बस मतलब 100 लोग सुनते होंगे एक महीने में। और मेरे को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, मैंने कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं की थी, मैंने गाना डाल दिया था। पता नहीं कहाँ एक दिन मैं फिगर्स चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि 50,000 स्ट्रीम्स हो गए इस पे। तो इट जस्ट हैपेंड, एंड अब मेरे 25,000 लोग हर महीने सुन रहे हैं मुझे अभी। इस महीने 25,000 लोगों ने सुना, मंथली लिसनर्स।
वो जो जर्नी थी ना वो इसीलिए पॉसिबल हुई क्योंकि मैंने वो करके डाल दिया उस पे. आई जस्ट पुट इट आउट देयर. सो इट्स आई गेस इट्स इम्पोर्टेंट टू पुट इट आउट देयर. अगर किसी से रिलेट करेगा ना वो हो जाता है. और हमेशा जिंदगी में बमन ईरानी को याद रखो. मतलब बमन ईरानी एक ऐसी इंस्पिरेशन है ना, एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आपको कभी भी लाइफ में डिप्रेस नहीं होने देगा. मतलब उस इंसान को रोल पहला अपना जो बड़ा रोल मिला जबकि उसके बाल सफेद हो गए थे. और हीरो मतलब हिंदुस्तान के अंदर हीरो बनना का मतलब है कि जवान इस तरीके का ये वो बट बमन ईरानी की पूरी जिंदगी बदल गई उसके बाद. एंड स्टिल ही इज रेलिवेंट. तो मतलब अगर बमन ईरानी को उस वक्त पे मिल सकता है. जेजी जो रैपर है ही वाज रिजेक्टेड एवरीवेयर. ही इज द रिचेस्ट. ही इज द बिलियनियर. फर्स्ट आई गेस द फर्स्ट बिलियनियर जो कि रैप म्यूजिक में निकल के आया है. ही वॉज रिजेक्टेड एवरीवेयर. मतलब उसको बोला गया था कि ये म्यूजिक किसको अपील नहीं करेगा. एंड ही इज कंसिडर्ड एज द लेजेंड. मतलब द बिगेस्ट. सबका आजकल के सारे सबका आइडल मतलब जेजी ही रहे हैं. सो इफ ही वॉज रिजेक्टेड बट ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ, अपने लेवल से डाले गाने और निकल गए. तो आई गेस यही है तरीका अपनी एल्बम ईपी सिंगल रिलीज करने का. वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया हमारी कॉन्वर्जेशन जारी है. बट वुड लाइक टू मूव दिस टू अ लिटिल बिट ऑन द इंडस्ट्री साइड. ब्रॉडरली अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, ऑब्वियसली काफी बड़ी है, रीजनल भी है, मेन स्ट्रीम भी है, हर तरीके से है. बट लाइक जिस तरीके से दिखता है, at least from the outskirts, this is also filled with gatekeepers who would या probably not be easy or not make it easy for any artist to, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं है. ये तो थोड़ा सा नजर आता ही है. एंड people, yes, there are people who have definitely made it big, who came from probably nowhere. ऐसे examples तो definitely है. बट ओवरऑल आपका what is your commentary there? What are your thoughts on generally the music industry? हाँ तो मतलब ऐसा तो है कि जो इंडस्ट्री है ना उसके अंदर जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं उन लोगों को, वो जिन लोगों को जानते हैं जो कि उनके सर्कल में हैं, वो उन लोगों को ही पुश करते हैं. और ये मतलब काफी बहुत सारी चीजें हैं. मतलब जैसे एक मेन स्ट्रीम होता है, फिर एक ऑल्टरनेटिव होता है. अब हर मेन स्ट्रीम तो बहुत ज्यादा आपको पता ही है. मतलब मेन स्ट्रीम में तो ये होता है कि आपने पैसा लगाया, वीडियो वगैरह बनाई, तो आपको जगह दे देंगे. और उसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है. और कितना फिर भी, या तो आप रफली कितना? मतलब आप समझ लो कि आप एक म्यूजिक वीडियो वगैरह बनाने तो मतलब 20 लाख के आसपास, 15-20 लाख रुपए अगर आप लगा सकते हो, आपकी शूट हो जाएगी, उसमें मॉडल्स हो जाएंगे, और जिस तरीके के गाने रहते हैं एक लोकेशन पे शूट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगा उसमें बजट, और फुल फ्लेजेड आप एक गाना निकाल सकते हो. मेरे खुद के दोस्तों ने टी सीरीज पे एक गाना निकाला था जो कि उन्होंने आई गेस 7-8 लाख का बजट था उनका, जो कि उनको उसके एक छोटे चैनल पे निकला था. और गाना जो है वो एक तरीके का ही होता है. गाने का नाम था कारोबार. और वो गाड़ी के अंदर चलदा साडा कारोबार ऐसे कि उन्होंने गाना निकाला था, जबकि वो लोग एक बहुत अलग तरीके की कंटेंट, मतलब वो सूफी बैंड था एक. बट उन लोगों को वहां पे निकालना था तो उनकी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी. बहुत उनकी मोनोपोली चलती है कि हम तो ऐसा रहेगा विजुअल लैंग्वेज, एक ये इस तरीके के कीवर्ड्स रहे, यही चलता है ना, क्योंकि उनका एक टेम्पलेट रहता है. तो वो तो एक सबसे बड़ी फाइट है कि आपका कंटेंट जो सबसे पहले आपको निकालने दे, जैसा कि है वैसा ही निकालने दे. क्या ऑथेंटिक कंटेंट रहे, वो जैसा आप चाहते हो हाँ, निकालना. जो आप चाहते हो कि मैं तो ये बोलना चाहता हूँ तो यही बोलूँ, वो बहुत मुश्किल हो जाता है. आप मेन स्ट्रीम गाने उठा के देख लो. मतलब आप मेन स्ट्रीम में मेन स्ट्रीम और पैरेलल में यही तो रहती है बात शुरू से, कि आप कितना कह लोगे, क्योंकि वो मनीज पे बात आ जाती है ना, कि ये इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ तो इतना पैसा मुझे देगी क्या ये चीज. तो
वो फर्क है, सबसे पहले तो वही ड्रॉबैक है। देन उसके अंदर जो पैसा लगा रहा है, फिर वो उसको उतना आउटपुट मिल रहा है या नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि आजकल म्यूजिक माफिया चलता है। आप देखोगे ऋत्विज का एक गाना था जिसके अंदर हम तो उड़ गए, जो उसने बनाया था, वो एक मूवी थी जो टी सीरीज बना रही थी, एज इट इज वो गाना उसमें है। उसमें भी हम तो उड़ गए ऐसे करके कर दिया उसको, और कोई राइट्स नहीं लिए थे उससे, ना कुछ उससे बात करी थी, जब गाना जस्ट हैपेंड, मतलब वो आया और वो मूवी में आ गया। उससे तो कोई बातचीत, कोई सहानुभूति कुछ नहीं थी। और वो एक आर्टिस्ट का गाना है, मतलब जो कि एक अच्छा खासा हिट हो गया था, हम तो उड़ गए। उसके बाद अगर एक कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही निकाल दे और उस बंदे को पता भी नहीं है, तो आप समझ लो कि आर्टिस्ट की क्या हैसियत है। कोई भी कभी भी किसी का गाना जो है ऐसे ही, मतलब चुरा सकता है बिना कोई कॉपीराइट, कोई हाँ, राइट, कुछ मतलब नहीं। कोई कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी होल्ड है इंडस्ट्री में कि आप कहाँ काम करोगे फिर उसके बाद, अगर आपने आवाज भी उठाई तो। और पैरेलल इंडी लेबल्स की बात करूं तो इंडी लेबल्स में एक जो एक एस्थेटिक वाली जो चीज है ना, जो कोट एंड कोट एक सर्टेन टाइप ऑफ एस्थेटिक्स विच इज कूल फॉर एन इंडी लेबल, कि वी वांट somebody to talk real shit, but we want them to look in a certain way. We want the visual language to be in a certain way, तभी वो जो है ना वो पैलेटेबल लगेगा। उसमें एक इंडी नेस होनी चाहिए। जबकि इंडी, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा बात कह रहा है जिस उस बात में दम है, और बट वो मतलब वो फिर एक पर्पस ही डिफीट हो गया ना उसका, मतलब कि मान लो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जो कुछ पब्लिकेशंस हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन काफी कूल कंटेंट चलता है उनपे, म्यूजिक का, एंड वेरी न्यू एज कंटेंट एंड नए क्रिएटर्स, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, बट दोज क्रिएटर्स आर ऑल ऑफ दोज साउथ बॉम्बे kind of people who already have, you know, who have had access to a very good looking a very good looking studio, जहाँ पे कि वो अगर एक वीडियो भी बनाते हैं, very anglicized accents, and that ways they're the first one to cut through, and they are, because they are likable personalities by the indie circuit, which has always been a very niche and exclusive, and you know कि ये इस तरीके का म्यूजिक है जो कि इंडी है। इस तरीके का म्यूजिक अगर आप उससे थोड़ा सा इधर उधर होते हो या आप उसमें फिट इन नहीं करते हो, तो आप इन पब्लिकेशंस पे छप छप नहीं पाते हो, मतलब मैंने ये चीज देखी है। और अब इसमें ये फाइट रहती है, मतलब कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो झारखंड में कोई एक आर्टिस्ट है जो कि शायद बात करते हैं अपने लोगों की, बट इतना पैलेटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द कूल एस्थेटिक्स, बट कंटेंट बहुत सही बना रहा है। बट ही इज दैट पर्सन इज सपोजिटली वेरी लाउड फॉर दीज गाइज, कि ये तो बहुत लाउड है, तो दे विल यू नो नेगेट दैट पर्सन। इस सब के बीच में एक अच्छी चीज ये है कि आजकल तो लेबल लेबल की किसको जरूरत है। अब ये एक प्रो है कि अम, बादशाह जो एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है, वो अपने चैनल पे गाने निकालता है, वो अपने चैनल पे गाने निकालता है। किंग जो एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है, वो अपने चैनल से रिलीज कर रहा है। रफ्तार एक मेन, ये मैं मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट कह रहा हूँ। दे डोंट दे रियलाइज कि वी डोंट नीड लेबल्स नाउ, इवन इंटरनेशनली people are releasing stuff from their own channel because they want to grow their YouTube channel. Their YouTube channel is their label now. मतलब this is where you can hear from me. Likewise, Pratik Kuhad, as always, वो लेबल पे साइंड होगा और वो जाएगा टूर्स वगैरह पे, वो लोग उसको उसमें हेल्प करेंगे, बट म्यूजिक को सोल ओनरशिप प्रतीक कुहाड़ के पास रहेगी। एंड ही ओनली टोल्ड मी, आई वाज विजिटिंग हिम फॉर समथिंग जो कि हम साथ में कर रहे थे, एंड वो दैट्स व्हेन ही टोल्ड मी कि अ सर्टेन ये
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आस्क्ड फॉर हिज सॉन्ग एंड उन्होंने उससे राइट्स मांगे, तो ही सेड कि द सॉन्ग विल बी माइन, you are free to license it, take license from me, use it in the series and give me royalties, but I will be the owner of the song, I'll not sell this. And he said that this will help the creators in the long run. अब जो लोग आएंगे उन लोगों के पास ये पावर रहेगी कि गाना मेरा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि ओन योर मास्टर्स, जो तुम्हारा मास्टर है गाने का, यू शुड हैव राइट्स टू दैट, क्योंकि कल को वो इतना बड़ा हो जाता है एंड यू डोंट हैव, इन दी लेबल हैज राइट्स टू इट, तो वो आपका गाना नहीं रह जाएगा. तो इंटरनेट के आने से ये चीज अच्छी हो रही है. और आप देखोगे कि वो जो मूवी आई थी अभी दीपिका पादुकोण और उसकी, वो अलीबाग पे जो पूरी की पूरी बन गई थी, वो जो सिद्धांत चतुर्वेदी की, जिसमें वो गाना है डूबे डूबे करके गाना है, तो वो मूवी के अंदर जो गाने हैं वो गाने इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के हैं एंड वो उन लोगों से, उन लोगों के गाने हैं, उनके राइट्स हैं उस पे, बट वो मूवी में यूज हो रहे हैं. लाइकवाइज मेरा भी एक गाना था जो कि मैंने भी डिस्कवरी और वाइस के लिए किया था. उनकी एक डॉक्यू सीरीज थी ऑन रेसलिंग, तो मैंने वो गाना बनाया था. दिस थिंग केम फ्रॉम देयर साइड ओनली कि यू ओन इट, यू कैन रिलीज इट, यू कैन पुट मर्चेंडाइज आउट, यू कैन परफॉर्म इट इन शोज, जस्ट गाने को हम यहाँ यूज कर रहे हैं बट यू विल हैव योर राइट्स ऑन इट. सो करेक्ट, वो ये बेटर मॉडल है. या तो ये एक बहुत अच्छी चीज है. तो उस तरीके से जो है मुझे लगता है कि सही है. बाकी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब अगर तुम्हारे को कॉन्टैक्ट्स हैं तो तुम इंडस्ट्री में गेट इन कर सकते हो. अगर कॉन्टैक्ट्स ही होने की बात है तो फिर तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज दैट, मतलब अगर कॉन्टैक्ट्स ही हैं तो फिर तो वही है ना कि मतलब तेरा बाप तू जानते नहीं मेरा बाप कौन है वाली बात है ना. एंड आई गेस इंटरनेशनली इट इज ऑल्सो कंजम्पशन पैटर्न पे भी है चीज. देखो कि अब ये जो देश है ना, इसके अंदर लोगों को ऐसे गाने चाहिए जिसके अंदर लोगों को कम दिमाग लगाना पड़े और नाचने में आसानी हो बस. जैसे कि हील, ऊंची हील से इतने इंच की हील पे तू नाचेगी क्लब में, लड़ाई करवा देगी क्या, मेरा ग्लास खाली है भरेगी क्या, मतलब इस तरीके के लिरिक्स हैं. लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसको बिलियन हिट्स दे रहे हैं. दो मार्केट ऐसी है कि आर्ट्स एंड कल्चर्स पे तो लोग कब आएंगे जब पेट भर जाएगा, तो तब उस चीज पे आएंगे. और इंटरनेशनली जो कंट्रीज हैं उसमें इंडी आर्टिस्ट जो हैं दे सेल आउट कैफेज, फुल हो जाते हैं, दे सेल आउट शोज. देयर इज एन आर्टिस्ट जिसका नाम है लोकी, LOWKEY. वो पैलेस्टीन पे गाने लिखता है, उसका यूएस टूर हो रहा है, 8 लोकेशन, स्टेडियम्स फुल है, people are singing with him, he's writing songs on neoliberalism, पूरा का पूरा स्टेडियम गाने गा रहा है साथ में. आप समझो कि ही ही वाज टोल्ड बाय द लेबल्स एंड द रेडियो स्टेशंस कि ये गाना, तो क्योंकि अमेरिका को क्वेश्चन करता था ना, अमेरिका कैपिटलिज्म और इन सब चीजों पे गाने बनाता था, इराक वॉर पे गाने बनाए थे उसने, उस सब चीजों पे गाने बनाता है और कॉन्शियस रैप करता है. और उसको बोल दिया था कि ये कहाँ चलेंगे, अपने दम पे गाने करता गया. देन ही सोल्ड आउट शोज. तो वो कंट्री की सेंसिबिलिटीज पे देखो ना, मतलब अगर एक स्टेडियम भर रहे हैं ऐसे बंदे के लिए, अब यहाँ पे भी धीरे धीरे पीपल कम्युनिटीज आर गेटिंग देयर आर्टिस्ट एंड उन लोगों को सुनते हैं वो. लेकिन वो एक फर्क ये भी है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब वहां पे ये डिस्पोजेबल इनकम इतनी है कि आप ये बेसिक्स तो कवर्ड है भाई. अब आपको आर्ट शो देखने के लिए जाना है तो आप कैफे जाओगे और आप उस आर्टिस्ट को पैसे दोगे और वो आर्टिस्ट अपनी जीवन को चला सकता है वैसे. बट यहाँ पे वो एक डिस्टेंट ड्रीम है. तो ये ना बहुत ज्यादा, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले अराउंड करते हैं. लेवल आपसे मांगता है कि भाई इतने मेरे को प्लेस दे देगा, इतने पैसे मैं बना लूंगा अगर इससे, तो ये मेरे लिए फेवरेबल है, तभी वो आप पे पैसा लगाएगा. और क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा, अब दूसरी चीज ये है कि रीजनल, एक चीज जो कि मैं शायद मिस आउट कर रहा था कि रीजनल जो है ना, अब वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है. जैसे कि जिप्सी गाना है, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी जो गाना है, अब वो गाना तो गांव, पहले वो गाना देसी आपको आरटीवीज में ट्रैक्टर्स में बजता हुआ दिखता था, अब आप क्लब में बजता है दिल्ली में.
इनफैक्ट कैलिफोर्निया में भी बजता होगा कोई डीजे अगर उसको मिक्स करके, आपको नहीं पता ना कैलिफोर्निया में जिप्सी गाना बज रहा है। ऐसे ही जो अटजा ताऊ पाचे ने जो गाना था, आई गेस इट बिगैन विद दैट, मतलब उस टाइम पे वो गाना था which actually was the first of the regionals to make it mainstream, and now every other day you see a Haryanvi song. Even popular artists like Badshah and Raftar are moving towards Haryanvi songs and making such songs ताकि हम उस मार्केट में फैल जाएं। तो ये इंटरनेट की पावर है। अब इस चक्कर में अब ये जो एक, जो मैं आपको बोल रहा था इंडी है, ये एक रीजनल अलग एक सेगमेंट हो गया जो कि इससे भी बड़ा है, जो कि शायद और पैसा बनाए। तो काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉट टाइप की है हमारी मतलब हम कन्वर्जेंट उस पे हैं पॉइंट पे। अब फ्रॉम दिस टाइम बहुत सारी चीजें डिफाइन होंगी इंडियन म्यूजिक में, इंडियन इंडस्ट्री में, एंड मे बी इट्स अ वेरी गोल्डन पीरियड फॉर ऑल आर्टिस्ट। एंड बिकॉज इंटरनेट जहाँ पे है ना, तो आपको लेबल्स वगैरह की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। एब्सोल्युटली, ये काफी सही इंटरेस्टिंग बात बोली आपने कि इतने सारे आर्टिस्ट है विदाउट लेबल के। एक स्पॉटिफाई की डॉक्यूमेंट्री है पास नेटफ्लिक्स पे, प्लेलिस्ट, हाँ 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 हाँ, उसमें आपने काफी कुछ देखी हो बताया। मुझे पता नहीं, बट आप जरूर देखना। और उसमें ना स्पेसिफिकली आप देखते हो कि लेबल्स की पावर क्या है, क्योंकि जब स्पॉटिफाई बन रहा था तो उनको म्यूजिक चाहिए था प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करने के लिए। अब वो म्यूजिक कहाँ से लाएंगे? वो म्यूजिक तो हाँ, लेबल्स के पास है, लेवल्स और के पास। labels were very anti streaming platform that time. So it was a very big battle, and finally Spotify won it, but he had to give him 30% of his company or something on these lines to the हाँ, label. मेरे को काफी इंटरेस्टिंग है, किसी ने बताया था। और इसमें एक चीज मैं आपको भी बताता हूँ कि विच इज एक्चुअली स्पॉटिफाई इज सो फैसिनेटिंग, क्योंकि वो हमें Yeah. मीडियम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई, स्पॉटिफाई जो आर्टिस्ट को देता है ना एक स्ट्रीम पे, विच इज 0.00035 डॉलर्स I know, एक I स्ट्रीम heard पे। that. तो अब अगर इतने स्ट्रीम्स होने के बावजूद आप, मतलब आर्टिस्ट, इतने आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनली बोले कि स्पॉटिफाई कीप्स ऑल ऑफ माय मनी, बिकॉज वो जो स्ट्रीमिंग के लिए आपको दे रहा है ना, आप कभी भी स्पॉटिफाई से अपना करियर नहीं बेस कर सकते। हालांकि होना चाहिए ऐसा कि आप स्पॉटिफाई पे आप स्ट्रीम कर रहे हो, आप पॉपुलर आर्टिस्ट हो, तो यू शुड गेट एज मच कि आप अपना घर चला सको उससे। बट दैट इज दी, यू नो, ये जो किसे कहते हैं, हेजेमनी जो कि है इन लोगों की, जो कि होल्ड है इन लोगों का। तो काफी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होना तो काफी मुश्किल है। तो मैं तो मतलब आई आई हैव अ जॉब also, you also are creating this podcast, you also working with it, because वो लिबर्टी हम लोगों को, मतलब वो लिबर्टी के साथ अगर इतना ही आसान होता तो फिर तो क्या ही बात थी। अब मेरी लकीली जॉब भी ऐसी है, रेडियो है, तो म्यूजिक रिलेटेड मैं वहाँ भी गाने वाने बनाता हूँ, क्रिएशन में ही हूँ मैं वहाँ पे भी कंटेंट। तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने में आसानी हुई, तो अब मेरे लिए वर्कआउट कर रहा है। इनफैक्ट दोस पीपल आर सो गुड। अभी मैं एक कॉन्सर्ट कर रहा हूँ जो कि रेड एफएम का ही है, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है, और उसमें हनी सिंह और ये मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं, उनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ मार्च में। क्या बात है। तो वहां पे मैं करूंगा, कब तक सहेंगे परफॉर्म। और कितनी मैजिकल बात है ना कि एक जनता जिसको शायद मैं, जो कि शायद सुनने के लिए कुछ और आई थी, हाई हील पे नच्चे, लेकिन वो सुनेगी कि आदत डालो लड़ने की, और कास्ट पे गाना मैं उनके सामने परफॉर्म कर सकता हूँ और वो बात एक्सपोज कर सकता हूँ उन लोगों को, मेरे लिए वो बहुत बड़ी विन होगी। तो अ, मतलब चीजें बदल रही हैं, आईपी क्रिएट हो रही हैं, कॉन्सर्ट है, बट मुश्किल तो है ही। अब साथ में जब जॉब करनी नहीं पड़े ना, और हमें लगे कि यार ये चीज भी इतनी वो है, मतलब ये पैसा दे सकती है इतनी आराम से अभी इनिशियली, तो मैं समझूंगा कि अच्छा टाइम आ गया है। दैट्स द ड्रीम। या तो एक बात बताओ, नवीन, आप जो मुंबई जा रहे हो उसका क्या विजन लेके जा रहे हो? हाँ, मतलब बेसिकली तो एक चीज ये है कि मैं यहाँ पे जब कंटेंट बनाता हूँ, अभी तक मैं बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं मुझे, जैसे कि अगर मैं गाना लिख रहा हूँ, कोई एक कॉन्शियस गाना लिख रहा हूँ किसी चीज पे, अब मैं दिल्ली में 10 जगह वो परफॉर्म करता हूँ,
लेकिन मुझे ऑडियंस देखनी पड़ती है कि ये ऑडियंस इनके साथ विल इट गो अलोंग इन अ गुड वे। मैं हालांकि मैं तो स्टेज को इसी तरीके से सोचता हूँ कि जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, दे आर नॉट, उनकी रिस्क एपेटाइट इतनी नहीं है कि वो आपको बोलें कि यार ये मत बोलो, आप प्लीज इस बारे में बात मत करो, ऐसे बोल देते हैं। मेरे को पर्सनली ऐसा फील हुआ, मैंने जब बॉम्बे में देखा कि वहां पे लोग, पीपल आर मोर इंटेलेक्चुअली मोर रिसेप्टिव एंड दे अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। बॉम्बे में पीपल आर लाइक कम्युनिकेशंस अराउंड हिस्ट्री, communications around caste, then there are huge festivities अंबेडकर जयंती के आसपास आप देखो, इट्स जस्ट मैडनेस। सो एक बार मैं 2:15 के आसपास बॉम्बे में था किसी इवेंट के लिए, एंड एंटी सोशल पे 4 बजे का शो था, कुछ तो था, एंड टिकट्स वर सोल्ड ऑन अ ट्यूसडे या थर्सडे था वो। अब दिल्ली में बड़ी मुश्किल से एक आर्टिस्ट जो है ना ये सब क्रैक कर पाएगा कि 4 बजे एंटी सोशल, मतलब इसका मतलब है कि आप समझ लो कि यहाँ पे सोशल जो है वहां पे आप वीक डे पे 4 बजे टिकट सारी बिक गई। तो अगर लोग पैसे देके आ रहे हैं, मुझे लगा कि यार अच्छा है, लोग ज्यादा कॉन्शियस हैं, ज्यादा रिसेप्टिव हैं, तो मैं वहां तक पहुंचाता हूँ। साथ में मैं काम कर रहा था बॉम्बे में, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मैंने करी इस बीच, जो मतलब मेन स्ट्रीम ओटीटी से रिलेटेड है और फिल्म लाइन से रिलेटेड है। मैंने उन लोगों से काम किया है जो कि मैं दिल्ली से कर रहा था अब तक। तो अब मैं जब दिल्ली से काम करता हूँ तो वो एक दायरा आ जाता है ना, मतलब एक गैप आ जाता है कि भाई ये अब वहां बात होगी, फिर मैं यहाँ से रिवर्ट करूंगा, फिर वो अपने यहाँ रिवर्ट करेंगे। अब जो बंदा मुंबई में है वो डायरेक्ट बात करेगा जाके, तो वो जो एक बीच की जो एक डिस्टेंस थी ना, उसे मैं खत्म करूँ तो शायद वो मेरे लिए भी बेहतर होगा, काम ज्यादा होगा। और दूसरी बात, वो मेन इंडस्ट्री वहां पे है ना इस चीज की। अब मैं जितना एक्सट्रैक्ट कर सकता था दिल्ली से इतने सालों में, मुझे लगा कि मैंने वो करा है। तो वो एक विजन है। दूसरी बात यार, नए शहरों में रहना है मुझे, ये मैंने सोचा है, मेरे को जिंदगी में समझ में आया है। पहले मैं बहुत प्यार करता हूँ दिल्ली से, बहुत ज्यादा, मतलब जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, वो जो शहर जिसके अंदर की बस अड्डों में बसों के अंदर बैठे हुए बूढ़े अंकल अखबारों में हेडलाइंस के पीछे लड़ाई कर ले एक दूसरे के साथ, फिर जाके चाय पीने लगते थे एक साथ, मतलब बहसबाजी हो जाती थी। वो बहस देखी है मैंने, मेट्रो में भी देखी है। और मैंने वो इवेंट्स देखे हैं जो कि कल्चर को सेलिब्रेट करते थे, उर्दू फेस्टिवल्स देखे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स देखे हैं, जिसमें पाकिस्तान से भी बैंड्स आए थे, स्ट्रिंग्स वगैरह, पुराना किला पे अखबार में देखते थे व्हाट्स हॉट, और वहां पहुंच जाते थे। एंड दिल्ली की हिस्ट्री, गालिब वगैरह पे इवेंट्स हुआ करते थे। और वो उस वक्त के लोगों की कॉन्शियसनेस भी थी, सेंसिबिलिटीज भी थी, इन चीजों को समझते थे, बातें होती थी। अब मैं जैसे जैसे बड़े होते गए तो वो चीजें बदल गई। आजकल तो उस दिन एक बच्चा था जो कि जा रहा था अपने ऑफिस, और एक अंकल ने कुछ पॉलिटिकल कमेंट बोला किसी को, तो उसने मतलब अंकल से बहुत बदतमीजी से बात की और बोल दिया अंकल उम्र का लिहाज कर रहा हूँ बस। मतलब ये माहौल आ गया है। तो ये वही शहर है जिसमें कि चाय की दुकानों पे पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी, चलते फिरते एक दूसरे, चाहे आपके पॉलिटिकल व्यूज नहीं है क्या, लेकिन आप रोज साथ में सफर करते हुए बातें करते थे बसों में, मेट्रो में। तो वो चेंज होता जा रहा है। और इन सम वे आई हैव लिव्ड विद माय माय दिल्ली, एंड मैंने उसको एब्जॉर्ब किया अपने साथ। अब मैं इस पिछले साल से मैंने सोचा कि यार मैं नए शहरों में जाऊंगा, एंड जिंदगी तो पता नहीं कितनी है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जिए और उससे कुछ सीखें, और इसी तरीके से चले। बहुत बढ़िया नवीन, बहुत बहुत मजा आया। एक तो बहुत मुबारक आपको फॉर दिस न्यू एंडेवर जो आप जी करने वाले हो। आई रियली होप दैट यू अचीव व्हाट यू रियली वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट कमिंग इयर्स। एंड थैंक ऑन दिस यू। नोट आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, हमने आई थिंक टाइम के बिल्कुल पाबंद रहे हम। हाँ, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लाइट्स कैमरा आजादी एंड वॉकिंग अस थ्रू योर वंडरफुल जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदित, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस पॉडकास्ट, जहाँ पे कि
देयर इज नो बैरियर कि आपको सोच के नहीं बोलना पड़ता कि इस बारे में बात की, या फिर देयर इज नो टेम्पलेट कि यार मैं मेरा जो पॉडकास्ट है ना वो इस तरीके की लैंग्वेज है यहाँ पे, या इस तरीके की का मेरा फ्लेवर है. मतलब इट वाज सो फ्री फ्लोइंग, एंड फ्रॉम पॉलिटिक्स टू पर्सनल टू इवन मतलब टू anything, मतलब I wanted to talk about anything and I could talk about it. So I guess that's the kind of podcast that people are looking forward to and they want to access. And that is why I also congratulate you for this podcast, and I'm sure that over the coming years, because podcast is the future, so over the coming years हम हम दोनों तो पॉडकास्ट की दुनिया में इस कॉन्वर्सेशन के साथ अमर हो गए अब. हाँ, और बिल्कुल। आगे आने वाले टाइम में जो भी सुनेगा और जो भी है आप आपके नंबर्स बढ़े और सुनने वाले बढ़े, और ये जो आप लेकर आ रहे हैं उनके लिए और लोगों को एक्सेस हो. एंड विद दिस होप आई विश यू गुड लक. Thank you so much, Naveen. I hope so too.